ये वेबिनार मैंगो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट फॉर गुड क्वालिटी एंड हीट पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आम की सालाना पैदावार तकरीबन 1.8 मिलियन मेट्रिक टन है और ये पाकिस्तान में आम तकरीबन 4,20,000 एकड़ रकबे पर काश्त किया जाता है। अगरचा आम पूरे मुल्क में उगाया जाता है, लेकिन इसकी पैदावार पंजाब और सिंध के इलाकों में मरकूज है। आम की मकबूलियत और ताज़ा और प्रोसेस शुदा आम की मसनूआत की मुसलसल बढ़ती हुई मांग की वजह से दुनिया में आम की काश्त फैल रही है। इसलिए पाकिस्तान में आम की काश्त को वुसअत देने के लिए बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। ताहम आम एक मुनाफा बख्श सनत का इंसार दरख्तों की पैदावारी सलाहियत है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए पीएचडेक ने आम के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए इस वेबिनार का आगाज किया है। लेकिन मैं इन सबसे पहले थोड़ा सा पीएचडेक के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि वो क्या काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो टी डैप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मातहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। जो इसका विजन है वो ये है कि पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज़्यादा मौसर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा और फराहम करने वाला मुल्क बनाना। जो मिशन है इसका पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत के जरिए हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमत पैदा करना और ज़राई आमदनी में इजाफा करना। हॉर्टिकल्चर के शोबे की प्रोडक्ट के मांग की रोशनी में रवायत से हटकर तब्दीली के अमल को फ़रोग देना। वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़राई जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना। हॉर्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान के बरामदगी मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना। जो इसका मकासद है वो ये है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का क्या मंजर झेल मकासद के अमल में आया है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद अज़ बर्दाश्त नुकसान को कम करके इसकी मुसाफकत में इजाफा करना, मार्केट का तनू और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी वैल्यू एडिशन। अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमने मैंगो पर क्या काम किया है। हमने सबसे पहले एक प्रोडक्ट मैनुअल बनाया है। इसमें इसकी प्रोडक्शन से लेके सीड से लेके इसकी हार्वेस्टिंग सोइंग तक सब मरहल, इसमें इरिगेशन फर्टिलाइजर फार्मर्स को हम कैसे गाइड कर सकते हैं, पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बनाया है। और हमने ये डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट से हेल्प ली है और अपनी हमने खुद इसको इन हाउस बिल्ड किया है। इसके बाद हमने मैंगो की एक प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाई है, उसमें उसकी मार्केटिंग और उसकी ऑल चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा इसकी सप्लाई चेन कैसे होती है, इसकी ग्लोबल इंपोर्ट कैसे होती है, एक्सपोर्ट कैसे होती है, इसका स्वॉट एनालिसिस, वो सारा कुछ हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने मैंगो पे मुख्तलिफ वेबिनार्स करवाए हैं, इसकी हार्वेस्टिंग पे, इसकी वैल्यू एडिशन पे, इसके गैप पे। इसके अलावा हमने एक फिजिकल एक्टिविटी करवाई है मैंगो की मुल्तान में। और अभी हमने पिछले साल एक सक्सेसफुली मैंगो का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मैंगो बैगिंग के हवाले से। अभी तक हम ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा फर्दर आप लोग हमें जैसे गाइड करेंगे या आपकी रहनुमाई में हम इसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले सीईओ पीएचडी जनाब अतर हुसैन खोकर साहब को दावत दूंगा, वो पीएचडी के रोल पर बात करें। थैंक यू। खबर मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आप सबको नया साल मुबारक हो। और हमने नए साल के आगाज में जो है पहले जो लास्ट ईयर एक्टिविटीज कर रहे थे, अवेयरनेस कैंपेन जो चला रहे थे डिफरेंट हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट की थी, उसी सीरीज को जो है ना हमने ये जारी रखा है। आज का जो सेमिनार है, आज का जो हमने वेबिनार रखा है वो मैंगो पे है, मैंगो ऑर्चर्ड्स पे, और उसकी जो है पर एकड़ यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए। इंशाल्लाह इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में हमारा मैंगो जो है वन ऑफ दी लीडिंग होगा एक्सपोर्ट में। एनुअली हम 135 टू 150 मिलियन का डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह इस साल हमारा और बढ़ेगा। हम समझते हैं कि इस वेबिनार के जरिए जो हमारे माहिर आए हुए हैं वो मुस्तफीद आप लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो आप रेलिवेंट टॉपिक है उससे भी कर सकते हैं, और कोई पीएचडी रेलिवेंट आप सर आप म्यूट हो गए हैं सर। जी मेरे बात हो गई। खबर आवाज आई है ना आपको? जी आप कंटिन्यू करें। ठीक सर, थैंक यू सर। जैसा कि सीईओ साहब ने फरमाया कि हमारा मकसद जो है वो ख़ास तौर पे हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट और ख़ास तौर पे जो मार्केट ड्रिवन
अप्रोचेस हैं उनको सामने मलहूज़ खातर रखते हुए हम लोग जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, इसी सिलसिले में हमने आज का जो ये वेबिनार है मैंगो के ऊपर ये ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि डोमेंसी ओवर होने वाली है। सिंध में ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी हुई है और पंजाब में जल्द ओवर हो जाएगी। तो डोमेंसी के फौरन बाद की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मराहल हैं, वो बड़े क्रिटिकल हैं। तो सीओ साहब की डायरेक्शन पे हमारी टीम ने इस सेंसिटिव टाइम स्लॉट को सिलेक्ट किया है कि हम लोगों को बहुत टाइमली अवेयर कर सकें उन चीज़ों के ऊपर के जो डोमेंसी के बाद ख़ास तौर पे जो ऑर्चर्ड की केयर है और ऑर्चर्ड की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो चीज़ें आएंगी उनका बहुत ज़्यादा रोल होगा आपकी फ्रूट की अच्छी पैदावार के हवाले से और उसकी क्वालिटी बेहतर करने से। क्योंकि जिन बागात में क्वालिटी अच्छी होगी, जिन बागात की पैदावार बेहतर होगी, वही बागात बेहतर होंगे और एक्सपोर्ट के अंदर भी अपना रोल प्ले करेंगे। तो इस सिलसिले में हमने आज जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर जावेद साहब हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हैं और रिसर्च स्टेशन ने काफ़ी काम किया है इस मैंगो की क्रॉप के ऊपर। तो उनको दावत दी है कि वो आप लोगों को गाइड करें कि डोमेंसी के फौरन बाद वो हमने अपने ऑर्चर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, ताकि आप उस मैनेजमेंट को सामने रखते हुए बेहतर पैदावार और क्वालिटी ले सके। डॉक्टर जावेद साहब, सर आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी खबर साहब, मैं सुन। सर आप शेयर करेंगे प्रेजेंटेशन या मैं इधर से कर दूं? अच्छा, मेरी सारे पार्टिसिपेंट से गुजारिश ये है कि प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, हमें बार बार म्यूट करना पड़ रहा है। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आपको पता है कि जब डिस्टॉर्शन आती है तो ध्यान हट जाता है। बड़ी मेहरबानी, जब भी कोई साहब आप ज्वाइन करे तो फौरन अपने आप को म्यूट कर ले, और जो ऑलरेडी बैठे हुए साहिबान हैं वो प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, ताकि हम अच्छे से आज के इस वेबिनार के अंदर जो बातें होंगी उनको सुन सकें और बाकी लोग भी इसको आराम से सुन सके। और इस वेबिनार के फौरन बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप अपने क्वेश्चन कर सकेंगे। इतनी दूर जावेद साहब प्लीज शेयर करिएगा, आपको मैं अभी अलाउ कर रहा हूँ सर। जी सर, आप कर सकते हैं, आप म्यूट हैं सर। डॉक्टर साहब ये थोड़ा बड़ा हो सकती है स्क्रीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर साहब, अब व्यू ठीक है? जी, व्यू थोड़ा इसको जूम इन कर दें अगर हो सकता है। 73% है, नीचे से आप इसको 100% कर दें। जी जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं मैंगो रिसर्च स्टेशन पे एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट सर्व कर रहा हूँ। आज का ये मैंगो का जो सेमिनार है, वेबिनार है, ये मैंगो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, डॉर्मेंसी और डॉर्मेंसी के अंदर जो बागात के अंदर करने वाले काम है, उस सिलसिले में कुछ आगाही फराहम करने के लिए ग्रोर्स के लिए अरेंज किया गया है। और ये पीएच डेक जो फोरम है, इसने इस सेमिनार का इनकाद किया है। मैं इनके सीईओ को, अतर हुसैन खोकर साहब को, खाबर साहब को, जुल्करनैन को और इनकी जितनी पीएच डेक की टीम है जो इस चीनों चीज़ों को मैनेज कर रही है, उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये नए साल के आगाज पे ही ये इस सेमिनार का इनकाद किया। तो प्रेजेंटेशन के सबसे पहले वही बात जो हर दफा हर प्रेजेंटेशन पे बावर करवाई जाती है कि मैंगो जो वैरायटी है उसको हमने एज ए बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना। ऑर्चर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। ऑर्चर्ड चाहे आपका 100 एकड़ का हो, लेकिन उसमें जो लगी हुई वैरायटी है उसकी अहमियत है। पूछा ये जाता है कि आप अपने आर्चर्ड में बताएं सिंदरी के कितने पौधे लगे हुए। जो ऐसी वैरायटीज हैं जो मार्केट से एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, जिनको मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन पे कोई ध्यान नहीं देता, उनका कोई खरीदार नहीं है। और ये चीजें जो हैं ये मार्केट खुद ड्राइव करती है।
हमें वक्त के साथ अपने तरीकेकार को, अपनी वैरायटीज को चेंज करना चाहिए और जो हाई वैल्यू वैरायटीज हैं उनको अपने फार्म के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो चॉइस ऑफ वैरायटी के अंदर फ्रूट साइज जिसका लार्ज हो उसकी अहमियत है, जिसका स्टोरेज पोटेंशियल अच्छा हो, जिसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो, वो वैरायटी बाग के अंदर लगाने के काबिल है। ऐसी वैरायटी हो जब उसका फल उतारें और उसको इथाइलिन राइपनिंग आप ट्रिगर करें तो उससे उसकी ब्राइट कलर की पील डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने आए। अगर ब्लश भी आ जाए किसी किस्म का तो वो भी एक्सेप्टेबल फीचर है। पल्प जो है वो उसकी फाइबर फ्री होनी चाहिए, या जो अप्रूव्ड वैरायटीज हैं उनके हिसाब से जो उनके इनके अंदर जो है वो मिनिमम डॉट्स हों और स्मूथ उसकी स्किन हो, वो वैरायटीज जो है वो बेंचमार्क है हमारे बिजनेस मॉडल के लिए। तो लीडिंग जो कमर्शियल वैरायटीज हैं उनकी बात अगर करते चलें तो पंजाब के अंदर समर बही चौसा 36% पे है, इसका एरिया मजीद नहीं बढ़ रहा। सिंदरी जो है ये 18% पे है, इसका एरिया गाहे बगाहे इंक्रीज हो रहा है। सफेद चौसा 16% है। काला चौसा ये 6% है। दुशहरी जो है 5% है। लेट रोल 3% है। लंगड़ा 3% है। अजीम चौसा जो है ये 3% एरिया पे कल्टीवेट है। चनाब गोल्ड 2% एरिया पे है और अदर वैरायटीज जो हैं वो 8% के लगभग। मैंगो की ये जो फिनोलॉजी है, फिनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहली जो फिनोलॉजी है वो आफ्टर फ्रूट हार्वेस्ट स्टार्ट होती है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ है। उसके बाद दूसरी जो है रूट ग्रोथ उसकी होती है। फिर ये तीसरी डारमेंसी है जो मैंने रेड कलर में की है। ये फेज जो है इसमें इस वक्त हम गुजर रहे हैं, बागात इस वक्त डारमेंसी फेजेस में है। तो मैं ये डारमेंसी के अंदर जो करने वाले काम है और उसके बाद अगली जो स्टेज है फ्लावर डेवलपमेंट और फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट, उस हवाले से बात करूंगा कि उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं जो इस फेज में हम कर सकते हैं। फिर जो आखिरी जो इसकी स्टेज है वो है फ्रूट डेवलपमेंट। डारमेंसी जो है, डारमेंसी के अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो उसकी बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इरिगेशन जो है लास्ट हम 15 अक्टूबर से रिकमेंड करते हैं कि आपने इरिगेशन स्टॉप कर देनी है, बागात को स्ट्रेस देना है, नाइट्रोजन की सप्लाई उनको नहीं फराहम करनी। वेजिटेटिव जो ग्रोथ है जो सर्दियों में मच्योर हो के ओवर विंटर करेगी, वो ही ग्रोथ अगले साल जो होगी फ्लावरिंग और फ्रूट सेट के अंदर कन्वर्ट होगी। अगर वो ग्रोथ कच्ची रह गई या लेट निकली तो वो बिल्कुल फ्लावर बियर करने के काबिल नहीं होगी और उससे आपका वक्त और क्रॉप का लॉस होगा। डॉर्मेंसी फेज के अंदर जो क्रिटिकल टाइम पीरियड है वो नवंबर से शुरू होता है और एंड ऑफ जनवरी तक रहता है। और इस मौसम के अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि आपने अपने बागात को इरिगेशन नहीं देनी, सवाए सिर्फ उस इरिगेशन के जो कोरे के दिनों के अंदर सॉइल का टेम्परेचर जो है स्टेबलाइज करने के लिए, पौधों को कोरे के खतरे से बचाने के लिए हम एक लाइट इरिगेशन रिकमेंड करते हैं, वो आपने अप्लाई करनी। ये पिक्टोरियल व्यू में मैंने आपको दिखाया कि ये दरख्त है जिसने टाइमली अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ निकालने के बाद सर्दियों के अंदर इसने मैच्योर ग्रोथ ऐसे ही गुजारी और अब अगले सीजन के लिए ये डार्मेंसी खत्म होने के लिए पूरे का पूरा पौधा तैयार है कि ये अपनी फ्लावरिंग इनिशिएट कर सके। ये एक पिक्टोरियल व्यू है कि डार्मेंसी के अंदर हमारे पौधों का व्यू, हमारी बड का व्यू ऐसे होना चाहिए। तो दूसरा जो इशू है मैनेजिंग सॉइल इशू की अगर बात करें तो सॉइल के अंदर कंपैक्शन है। ये कंपैक्शन जो हैवी मशीनरी है, लोड बार बार ट्रैक्टर बार बार हम ऑर्चर्ड के अंदर लेके जाते हैं, गुजरगाह बना लेते हैं, उसकी वजह से जो जमीन है, मट्टी है वो हार्ड हो जाती है, उसके अंदर जो पोर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और सैलिनिटी का प्रॉब्लम भी है।
ये जो पोर स्पेसेस हैं, सोडियम का ऐसा इसके अंदर रोल है कि ये जितनी पोर्स माइक्रो पोर स्पेसेस हैं उनको सबको ब्लॉक कर देता है। अब सॉइल के इशू भी हमारे पास हैं, नमकियात के इशू भी हमारे पास हैं, फर्टिलाइजर भी हम अप्लाई करते हैं, इरिगेशन वाटर जो हम अप्लाई करते हैं उससे भी काफी साल्ट की मिकदार जो है वो सालाना बागात के अंदर आ जाती है। तो उनकी बेस पे कुछ सॉइल के पैच ऐसे होते हैं जहां पे पानी की मूवमेंट डाउनवर्ड नहीं होती, और वो जमीन जो है वो पानी को नीचे गुजरने के लिए, इनफिल्ट्रेशन के लिए रुकावट बनती है। तो ऐसी जमीनों को हम कहते हैं कि उनके अंदर कंपैक्शन का प्रॉब्लम है। अब ऐसी जमीनें जिनके अंदर वाटर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो या कम हो या जमीन सख्त हो चुकी हो, वहां पे रूट ग्रोथ अच्छी तरह नहीं होती। ये पिक्टोरियल व्यू के अंदर मैंने दिखाने की कोशिश की है, जो लूज किस्म की साइल है जिसके अंदर एयर स्पेसेस हैं, वाटर मूवमेंट इजीली है, वहां पे रूट ग्रोथ प्रोलिफरेट करती है। जबकि उसके बरअक्स ऐसी जमीन, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पोर स्पेसेस खत्म हो चुके हों, वहां पे जो रूट ग्रोथ है रिस्ट्रिक्टेड होती है, कम होती है, और सेम इसी तरह का प्रॉब्लम हमें पौधे के ऊपर भी देखने को नजर आता है। और ये मुसलसल इसकी कंपैक्शन जो है सॉइल के अंदर, सब सॉइल रीजन के अंदर हार्ड पैन क्रिएट करती है, जिसकी वजह पे ये जो पानी है ये नीचे नहीं मूव कर सकता। और हम ऊपर से जैसे ही जमीन खुश्क होती है हम समझते हैं अब इरिगेशन की जरूरत है और हम दोबारा फिर पानी लगा देते हैं, लेकिन नीचे जो हार्ड पैन है वो जाने नहीं देता। अगर उससे नीचे जाएं तो जमीन की जो कंडीशन है वो बिल्कुल गारे की तरह होती है। अब इस हार्ड पैन की वजह से जो रूट ग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता गल के खत्म होना शुरू हो जाती है, और मुंह सड़ी के जो प्रॉब्लम है या ट्विग बर्निंग के जो प्रॉब्लम है या लो ग्रोथ के जो प्रॉब्लम है वो हमें बागात के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसकी असेसमेंट के लिए जो तरीकाकार है इंतहाई सिंपल है, इजी है। आप कोई गड्ढा खोद के चेक कर सकते हैं। ये सॉइल सैंपलिंग के लिए एक छोटी सी डिवाइस है जिसे आगर कहा जाता है, उसको आप जमीन के अंदर लगा के चेक कर सकते हैं कि जमीन का ऊपर से नीचे तक जो मॉइस्चर कंडीशन है या सॉइल की जो साख्त है वो सेम है या डिफरेंट है। ऊपर आपको मिट्टी जो है नरम नजर आएगी, खुश्क नजर आएगी, लेकिन नीचे जो है वो गारे की कंडीशन या सख्ती की कंडीशन जो नजर आती है, वहां से हम हार्ड पैन की डिटेक्शन कर सकते हैं। अब जब ये चीजें आपको आगाही इन चीजों की आ गई कि हमारी सॉइल के अंदर पानी लगाएं, तो ये 12 घंटे से ज्यादा इसके अंदर पानी खड़ा रहता है, दरख्तों की कैनोपी के नीचे पानी खड़ा रहता है, पानी की मूवमेंट नहीं होती, हार्ड पैन की डिटेक्शन हो चुकी है। तो अब इन चीजों के हल के लिए इस सीजन के अंदर आप इन बिटवीन द रोज ये सब सॉइलर या चिजल जो है वो अब यूज कर सकते हैं। इससे हार्ड पैन ब्रेक किया जा सकता है और पानी की जो मूवमेंट बागात के अंदर है वो इसके लिए इजी पैसेज क्रिएट कर देता है। ये अब उसके बाद दूसरा इशू जो है डिफरेंट, क्योंकि पानी हमने बंद किया होता है और साल्ट के प्रॉब्लम इस सीजन में आना शुरू हो जाते हैं। बाग के अंदर कोई पैच ऐसा होता है जहां पे सफेद कलर के नमकियात निकलना शुरू हो जाते हैं, या ट्रेंच वगैरह खोदी हो तो उसके ऊपर या उसके आसपास ये काफी मकदार नजर आपको आती है। ये जो साल्ट है ये ऊपर आके रुक जाते हैं और पानी वहां से वेपोरेट कर जाता है, और इस तरह ये जो साल्ट हैं ये जमीन की मट्टी की सरफेस पे आ जाते हैं। अब इनकी मैनेजमेंट के लिए जो तरीकेकार हैं, सबसे पहला तरीकेकार तो ये है कि हम सालाना कोशिश करें कि जो साल्ट हैं वो मट्टी के अंदर इकट्ठे ना हो और उनकी लीच डाउन जो है वो प्रॉपर होती रहे। दूसरा जो तरीकाकार है इसके लिए, लीचिंग के लिए, हम ये जेप्सम वगैरह भी यूज करते हैं। ये अप्रैल से हम जेप्सम वगैरह यूज इसके लिए करते हैं क्योंकि हॉट सीजन के अंदर ये रिकमेंडेड है। लो टेम्परेचर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। स्क्रैपिंग दूसरा इशू है कि वो साल्ट जो है ऊपर से इकट्ठे करके बाग से बाहर किसी जगह पे वो फेंके जा सकते हैं। फिर ये फ्लशिंग है।
फ्लशिंग ये है कि आप इरिगेशन है वाटर ऐसा अप्लाई करें जो साल्ट से मुबर्रा हो, पाक हो, साफ हो, तो उससे भी ये साल्ट की काफी हद तक फ्लशिंग हो जाती है। फिर मल्चिंग एक प्रैक्टिस है, अगर उसको हम अडॉप्ट करें तो इससे भी ये साल्ट कमुलेशन का प्रॉब्लम जो है ये काफी हद तक कम हो सकता है। फिर डीप टिलेज है, वो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि हार्ड पैन क्रिएट हो गया है, तो अब उसके लिए जो डीप कहते हैं और जो आकर कर सकते हैं। इसके अंदर फ्रास्ट की प्रेडिक्शन रहती है, तो फ्रास्ट की प्रेडिक्शन का हमें कैसे पता चलेगा कि कोरा कैसे या किन दिनों में पड़ता है। तो इसके लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये इंटरनेट पे, टीवी पे गाहे बगाहे आगाही चलती रहती है। आपके पास एंड्रॉइड फोन्स हैं, वहां पे एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और फेसबुक के पेजेस हैं, वहां पे ये मेट्रोलॉजिकल के डिफरेंट पेजेस हैं, वो आगाही देते रहते हैं कि किन किन दिनों के अंदर ये फ्रॉस्ट पड़ सकती है। और इसके लिए जो क्रिटिकल टाइम पीरियड है वो नॉर्मली एंड ऑफ दिसंबर से जनवरी के एंड तक ये क्रिटिकल है। इस तरह जो फ्रॉस्ट है जावेद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक कनेक्टिविटी का इशू है आपकी तरफ। डॉक्टर साहब अपनी वीडियो ऑफ कर ले, मेरा ख्याल इस वजह से शायद इशू आ रहा है। जावेद साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो दोबारा से कनेक्ट करेंगे अभी। बस एक सेकंड होल्ड रखिएगा जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे दोबारा से हम लोग उनको कनेक्ट कर सकें। जी, हम जावेद साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, बस 1 मिनट में वो ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद साहब ज्वाइन कर रहे हैं सर, बस 2 मिनट, सिर्फ उनके इंटरनेट का इशू आ गया है, वो दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें जी। अस्सलाम वालेकुम खबर साहब।
जी वालेकुम सलाम अजहर भाई। डॉक्टर साहब, जावेद साहब के ज्वाइन करते तक आप कंटिन्यू करें, और ये फ्रास्ट के हवाले से आपकी जो ओपिनियन है आप वो शेयर कर दें भी, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जनरली कोरे को। जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ जावेद साहब से बात कर लूँ, मैं फिर कर रहा हूँ जी। हो गया। नेट इशू। साढ़े 11 बजे। ये तो जुल्करनैन तक का होगा जावेद साहब का इंटरनेट का इशू है। जब तक कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अजहर साहब भी हैं और भी एक्सपर्ट हैं। आप प्लीज़ इनपुट अपनी ज़रूर दे दीजिएगा। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। आवाज़ मेरी थोड़ी आ रही है सर, अभी ठीक है? खबर साहब, आप आपकी हम आपकी आपको आवाज क्लियरली। ठीक है, खावर साहब कंटिन्यू रखें। जी सर। सर चूंकि फ्रॉस्ट के ऊपर बात हो रही, फ्रॉस्ट कंट्रोल अस्सलाम के ऊपर वालेकुम। बात। जी हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज़ डॉक्टर साहब। हाँ जी, सॉरी, वो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी थी उसके अंदर इशू आ गया था। डॉक्टर साहब आप ऐसा तो करें कि हम यहाँ से ही, हमने प्रेजेंटेशन शेयर की, आप बोलते रहे, हम यहाँ से चलाते रहेंगे। ठीक है, ठीक। जी जी डॉक्टर साहब जी, मैं सब। बात ये कर रहा था कि ये फरास्ट की जो प्रोडिक्शन है वो एंड ऑफ दिसंबर से एंड ऑफ जनवरी तक रहती है। लेकिन हमने अपने पौधों की हिफाजत भी करनी है, उनको डांपना भी है, उनको इरिगेट भी करना है। और वो लोग नेक्स्ट कीजिएगा, ये लाइट जो इरिगेशन की है इसके अंदर वो सिफारिश की जाती है। मैं अपनी स्लाइड को शेयर कर रहा हूं, आप ना इसको कावर साहब कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब ठीक है। हाँ जी, मैं अपनी को शेयर कर। जी, ये फ्रास्ट के अंदर जो लाइट इरिगेशन है वो हम रिकमेंड करते हैं कि वो आपने इसके अंदर अप्लाई करनी है। उसके बाद फ्रास्ट की प्रोटेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से हमने करनी है, इसकी प्रोटेक्शन हो या ना हो, क्योंकि ये सीजन है, इसके अंदर पड़ सकता है। और अकल का तकाजा यही है कि अगर ये कोहरा पड़ जाए तो हमने कोई सद्देबाब किया ना हो तो फिर ये काफी हद तक नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने अपने पौधों की हिफाजत जरूर करनी। लास्ट ईयर जो शदीद किस्म का कोहरा था उससे बड़े पौधे भी मुतासर हुए थे। और अगर इसकी इंटेंसिटी या शिद्दत जो है वो इंक्रीज कर जाए तो फिर बड़े पौधे भी इसकी जद के अंदर आ जाते हैं। और कवरिंग के लिए बेस्ट जो अप्रोच है, आपने इसके नीचे 2-2.5 फुट की जो जमीन है वो आपने साफ करनी है जड़ी बूटियों से। साफ करने के बाद ये लकड़ी का एक ढांचा इसके इर्द गिर्द बनाना है, और फिर उसके ऊपर आपने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट की कवरिंग देनी है। ये इसकी बेस्ट अप्रोच है। लेकिन जब ये स्कॉर्चिंग किस्म की सनलाइट आती है तो उसके लिए कोशिश करें कि इसके अंदर एक छोटी सी विंडो भी हो ताकि इसके अंदर गैसेस की एक्सचेंज मुमकिन हो सके। ये प्लास्टिक के जो बैग्स हैं वो भी कवरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये रवायती तरीकेकार हैं। अगर इसकी शिद्दत कम हो तो फिर आप चाहे थोड़ा सा पानी लगा लें, या उसके अंदर फसल लगी हो या गट्टू लगे हो, या आपने इस तरह ये शीशम की लकड़ी से इसको कवर किया हो, तो वो पौधे इससे बच जाते हैं।
और इस तरह की कवरिंग के लिए कोशिश करें कि आप ये जनूब मशरक की तरफ एक छोटी सी विंडो जरूर बनाएं ताकि सूरज की रोशनी उसके अंदर पड़े और अंदर पड़ने के बाद कोरे या जमा हुआ जो पानी है वो खत्म हो सके। ये इस तरह की जो प्लास्टिक से कवरिंग की अप्रोच है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है। इससे पौधे खुद ही हम अपने हाथ से मार देते हैं। और कुछ लोग ये चूने का स्प्रे कर देते हैं। चूने के स्प्रे करने से पौधे काफी हद तक मुतासर होते हैं। एक तो इसका नुकसान ये है कि पत्तों के ऊपर गहरी एक वाइट कलर की लेयर डेवलप कर देता है। सूरज की रोशनी पत्तों के ऊपर पड़ने से रिस्ट्रिक्ट होती है, फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासर होता है। जैसे ही नॉर्मल सीजन आता है, जब तक ये चूना उतरे ना तो पौधे अपनी ग्रोथ स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि काफी अरसे के लिए हम पौधे को आर्टिफिशियल अंधेरे के अंदर रख देते हैं, क्योंकि रोशनी तो पड़ती है लेकिन वो पड़ने की वजह से ये चूने की जो लेयर है वो रिस्ट्रिक्ट करती है और पौधे एक तरह के अंधेरे के अंदर रहते हैं। और ऐसे पौधे जिस भी शाख के ऊपर, पत्ते के ऊपर सूरज की रोशनी ना पड़े वो फर्दर ग्रोथ नहीं करते। नर्सरी की कवरिंग के लिए प्लास्टिक की शीट जो है वो जरूर इस्तेमाल करें। और जैसे ही सूरज की वो रोशनी निकलती है तो कोशिश करें उसके अंदर धुआं वगैरह धुंध इकट्ठी ना हो, उसको आप निकालने का बंदोबस्त करें। और ये अगर आपने वो बंदोबस्त ना किया उसका ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट का, तो आपकी नर्सरी अगर कोरा पड़ जाए तो फिर इस तरह इफेक्ट हो सकती है। कुछ लोग इस तरह पौधे को कवर कर देते हैं लेकिन नीचे से उसकी स्टेम कवरिंग भी जरूरी है। सर्दी से उसकी छाल भी मुतासर होती है। वो कोशिश करें कि नीचे से ऊपर तक पौधा कवर हो। और कुछ लोग शीशम की लकड़ियों से जब कवर करते हैं तो लेटर सीजन के अंदर धुंध की वजह से, शबनम की वजह से जो पत्ते उसके हैं वो गल सड़ कर नीचे गिर जाते हैं और वहां पे पोरस इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है जहां पे ठंडी हवा डायरेक्ट पत्तों को हिट करती है और इस तरह की कवरिंग के अंदर भी पौधे मर जाते हैं। तो कोशिश करें जब इस तरह की कंडीशन हो तो ये पराली उसके ऊपर डाल के आप पौधे का ऊपर वाला जो रीजन है उसको इस तरह कवर कर सकते हैं। ये डिफरेंट बचाव के तरीके कारज हैं जो फील्ड के अंदर अडॉप्ट किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये कोरे की प्रेडिक्शन खत्म होती है, नाइट टेम्परेचर आपका जो है 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल होता है, तो आप और ये दोपहर का टेम्परेचर भी अच्छा खासा उस वक्त गर्मी के अंदर जाना शुरू कर देता है, तो आप उसकी कवरिंग जो है वो उतारें और पौधे को नॉर्मल इन्वायरमेंट का वो बर्दाश्त करने का वो आप बंदोबस्त करें ताकि अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सके। पौधों को ये फ्रास्ट पड़ने से पहले उसकी हिफाजत, फ्रास्ट के दौरान और फ्रास्ट के बाद। आप जब नॉर्मल सीजन शुरू हो जाए और पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट कर ले, उसके बाद आप ये कटर के साथ, फ्लावर कटर के साथ उसकी कटाई करके आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर ग्रोथ करने के लिए छोड़ सकते हैं। और ये कटाई आपने उस वक्त करनी है जब कोरे के खतरात खत्म हो चुके हों, पौधे ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली हो। और क्योंकि उस वक्त आप जज कर सकते हैं कि ये ठंड की वजह से जो नुकसान है शाख का कहाँ तक हुआ है, इसलिए उसके बाद कोई प्रॉपर फंजीसाइड की एप्लीकेशन अगर आप कर दें तो वो बेहतर। फिर ये जो इस सीजन के अंदर करने वाला एक बड़ा इशू है ये ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बिगर प्लांट्स है। तो उसके लिए जो शिफ्टिंग ऑफ लार्जर प्लांट्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम जो टाइम पीरियड है वो ये 15 दिसंबर से शुरू होके ये एंड ऑफ जनवरी तक रहता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप इंस्पेक्ट करें सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसकी वो गाची या पिन्ना रूट का बन सकता है। अगर वो रेतली जमीन है तो फिर वो आपके लिए मुश्किलात का बायस होगा। इस तरह के पौधे इस तरह की जमीनों के अंदर मर जाते हैं। और मॉइस्चर लेवल जो है उसको आप जज करें कि अगर हम उसकी गाची बनाएं तो वो इंटैक्ट रहेगा या वो गुजर जाए या वो टूट जाएगा। तो इसकी बिना पे आप एक लाइट सी इरिगेशन उसको दे के पानी इस्तेमाल करके तो आप उस जमीन को पिना बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले आपने दरख्त के ऊपर प्रॉपर प्रूनिंग करनी है ताकि जो उसकी रूट ग्रोथ रेशो है, रूट शूट रेशो, वो प्रॉपर हो जाए। फिर ये ट्रैक्टर माउंटेड जो फ्रेम एक बना हुआ है
ये पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपने फिक्स करना है और गड़ा खोद के वो बड़ी किस्म की गाची तैयार करनी है और उसको ये प्लास्टिक के गट्टू वगैरह या जो शीट है उससे कवर करके इंटैक्ट करना है। और इस दौरान आपने जो सॉइल टेक्सचर है वहां पे वो बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन आपकी चाहिए कि जब ट्रैक्टर से इतना लोड आप उठाएं तो वो इंटैक्ट ही एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। इससे पौधे जो हैं वो ग्रोथ नहीं करते और मुरझाओ का शिकार हो जाते हैं। और फाइनल जहां पे आप शिफ्ट करना चाहते हैं वहां पे पहले उस गाची की तरह का एक बड़ा गड्ढा खोद दें। खोदने के बाद उसको उस जगह पे रख के आप फिल करके नॉर्मल उसको इरिगेट करके ग्रोथ के लिए मादा कर सकते हैं। ये मैंने आपको पौधा दिखाया है, ये इस तरह का पौधा अगर हो तो आप उसकी प्रूनिंग करके ऐसे और गड्ढा खोद के उसकी बड़ी गाची निकाल सकते हैं। ये पहला स्टेप है इसके अंदर। दूसरे स्टेप के अंदर आप ये जो फ्रेम है ट्रैक्टर माउंटेड, ये आप उसके पास रख के उसके अंदर इस गाची को फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के बाद फिर ट्रैक्टर की मदद से आप लेके जाएं और फाइनल जहां पे आप शिफ्ट करना चाहते हैं वहां पे आप पहले उस साइज का गड्ढा खोदें और गड्ढा खोदने के बाद उस पौधे को वैसे ही लगाएं जैसे नया पौधा लगाया जाता है। तो आप ये 1-2 सीजन के अंदर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। और ये डारमेंसी के अंदर करने वाले बड़े काम है कि आप ये काम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बड़े पौधों की शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। फिर विंटर प्रूनिंग जो है इसकी भी आगाही देना जरूरी है कि अगर प्रूनिंग विंटर के अंदर प्रेफर टाइम इसका तो आफ्टर हार्वेस्ट है, लेकिन विंटर के अंदर जो आप प्रूनिंग कर सकते हैं उसके अंदर सिर्फ स्कर्टिंग और विंडो है, या ऑलरेडी जो प्रूनिंग की हो उसको चेक कर सकते हैं, उसको उसकी तस्हीह कर सकते हैं, उसके अंदर कोई गलतियां हो तो उनको आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये इन्हीं चीजों का वक्त है जो आप अपने बागात के अंदर देख के जज कर सकते हैं कि कौन से काम करने वाले। ये रोशनी की गुजरगाह प्रूनिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। इसको पूरा करने के लिए आप एक आध ऐसी शाख मशरक मगरब शमाल जनूब की तरफ से काट के रोशनी की जो गुजरगाह है वो पौधे की कैनोपी के अंदर आसानी के लिए आप बना सकते हैं। और ये इस तरह की भी विंडो प्रूनिंग की जा सकती है। ये पुरानी जो प्रूनिंग की हुई थी उसके अंदर कुछ गलतियां थी, उनकी तस्हीह के लिए आप इस सीजन में वो भी अमल किया जा सकता है। और जो कैनोपी इसकी जमीन को टच कर रही है उस कैनोपी को अपलिफ्ट करने के लिए आप स्कर्टिंग कर सकते हैं। ये प्रूनिंग की जो टाइप्स हैं इस सीजन में वो की जा सकती है। डीलिंग विद डाई बैक इशू अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर पौधे के अंदर मूसड़ी के जो असरात नजर आते हैं उनको कवर करने के लिए अगर ज्यादा पानी की शिद्दत नीचे रूट जोन पे रहे, जिस तरह सबसे पहले मैंने सॉइल कंपैक्शन से बात स्टार्ट की थी, अगर उस तरह की कंडीशन हो तो ये जड़ें उसकी गलना सड़ना शुरू कर देती हैं, खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो पौधे की कैनोपी के ऊपर भी इस तरह जो ब्रांचेज हैं सूखी नजर आती हैं जिसको हम मूसड़ी के नाम से वो मासूम करते हैं। तो आप इस तरह के पौधों की ट्रीटमेंट के लिए भी ट्रेंच टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सॉइल के अंदर मॉइस्ट कंडीशन ज्यादा देर के लिए रहे तो वो जड़ों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। और अच्छा पानी का लेवल जमीन के अंदर रखना जमीन की सेहतमंदी की अलामत है। वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी रहती है, रूट पेनिट्रेशन अच्छी रहती है, और जिस पौधे की सॉइल अच्छी है उसकी रूट भी अच्छी होगी, जिसकी रूट अच्छी होगी उसका पौधा भी अच्छा होगा, जिसका पौधा अच्छा होगा उस पे आने वाला फल भी अच्छा होगा और वो अच्छी क्रॉप फेच करने के काबिल हो। ये ट्रेंच टेक्नोलॉजी है जो आप अडॉप्ट करके अपने बागात के अंदर ये जो मुंह सड़ी के इशू हैं उससे अपने पौधे को रिवाइव कर सकते हैं। और विंटर सीजन के अंदर मैंने रिकमेंड किया था कि आप लाइट इरिगेशन कर सकते हैं। तो अपने तने के इर्द गिर्द सॉइल माउंटिंग इस तरह करें कि पानी इस तरह दायरे के अंदर रहे। वैसे ये स्लोपी कंडीशन के अंदर आपको सॉइल माउंटिंग करनी चाहिए ताकि पानी ऊपर जाए नीचे आए
और सीपेज की बिना पे, रेब की बिना पे जो पानी है रूट जोन में पहुंचे, डायरेक्ट हीट ना करे। समर सीजन के अंदर इसके ऊपर आप ये मल्च डाल के पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं, और विंटर सीजन के अंदर आपने मल्च उतार देनी है अगर हैवी किस्म की मल्च है। अगर लाइट किस्म की मल्च है तो फिर कोई इशू नहीं। ये इरिगेशन जो टेक्निक्स हैं वो अपने बागात के अंदर दौर बनाने के लिए कोई सिस्टम डिजाइन करके बेहतरीन वक्त है, वो अपने बागात के अंदर आप डिजाइन कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। और ये पिक्टोरियल व्यू के अंदर मैं डिफरेंट वो बता रहा हूँ। रेज बेड के लिए अर्ज करता चलूं कि रेज बेड जो है ये 4-5 इंच जमीन से हाई होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 9 इंच डीप जो है ये वाटर चैनल एट दी साइड दोनों तरफ होनी चाहिए खाली, ताकि पानी उसके अंदर लगाया जा सके। एजेस जो हैं उसके किनारे जो हैं वो आप राउंड रखने की कोशिश करें, उनको स्टीप ऊंचा करके वो ऐसे स्लोपी किस्म की कंडीशन में ना लेके जाएं, ताकि गर्मियों के अंदर कोशिश करें कि एक पानी उनको ऊपर से भी क्रॉस करे, ताकि वहां पे जो पानी ना पहुंचने की बिना पे सीपेज का इशू है, वहां पे किसी किस्म के रोडेंट का इशू ना बन सके। से नो टू पैक्लोब्यूट्राजोल, ये पहले भी मैंने अर्ज किया था इस सीजन के अंदर। बागात के अंदर लोगों के अंदर एक ट्रेंड था, और बेकर हजरात इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ फल से गर्ज होती है, दरख्तों से नहीं। तो ये पैक्लोब्यूट्राजोल के लिए लोग फोन भी करते हैं, पूछते हैं कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए अर्ज करता चलूं कि डिपार्टमेंट इसके इजाजत नहीं देता। आप और भी टेक्निक्स हैं जिनकी बिना पे अपनी जो वेजिटेटिव फ्लश हैं उनको मच्योर कर सकते हैं। ये लेट सीजन निकलने वाली जो ग्रोथ है उसको रेगुलर इस्तेमाल करें तो पौधे आहिस्ता आहिस्ता इसके स्टेम चोक कर जाते हैं, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। 2-3 सीजन इस्तेमाल करने के बाद पौधों के ऊपर सिर्फ छड़ियां रह जाती हैं, पत्ते सारे गिर जाते हैं, और आहिस्ता 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 बाग जो है इन हतात का शिकार होके खत्म हो सकता है। इसलिए इतने बुरे इसके असरात हैं जिसकी बिना पे इसके इस्तेमाल का मशवरा नहीं दिया जाता। डारमेंसी के अंदर कीड़े मकोड़ों के भी कुछ थ्रेट्स रहते हैं, तो उसके हवाले से अर्ज करता चलूं। स्केल जो है ये इमर्जिंग एक पेस्ट जो है, या अपना अग्रेसिव एटीट्यूड जो है ये शो करवा रहा है। ये बागात के अंदर काफी नुकसान कर चुका है, और ये सबसे पहले पत्तों पे आता है, फिर पत्तों से टहनियों पे शिफ्ट हो जाता है, टहनियों से फिर फ्रूट पे भी शिफ्ट हो जाता है। और डिफरेंट इसके तरीकेकार हैं, बाज का ना पत्तों पे नजर आता है ना टहनियों पे नजर आता है, फ्रूट पे इसकी भरमार होती है। लिहाजा इसकी सद्देबाब जो है वो राउंड पे करें, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आने वाले वक्त का मैंगो इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है और क्वारंटीन पेस्ट है। ये पत्तों के ऊपर भी वो उसके इनिशियल सिम्टम्स हैं, ये उसके पत्तों के ऊपर इंटेंस किस्म के सिम्टम है। फिर सनेल जो है ये गोंगे जिसे कहते हैं, गोंगो का भी इशू बागात के अंदर बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे वेट कंडीशन रहती है लोग बरसीम लगाते हैं, ज्यादा पानी होता है, वहां पे गोंगों की बहुतात होती है। ये स्टेम के साथ चिमट जाते हैं, पत्तों को डैमेज कर देते हैं, लेसदार मादा जो है वो खारिज करते हैं, उस पे सूटी मोल्ड फंगस वगैरह ग्रो कर जाती है, और पौधा बीमारियों का शिकार होके खत्म होना शुरू हो जाता है। मैंगो बार्क बीटल का भी इशू है, जो बड़े बागात हैं उनके स्टेम के अंदर अगर आप विजल आई रखें तो आपको छोटे छोटे से सुराख इस तरह के नजर आएंगे। तो उसके अंदर ये जो बरीक बरीक कीड़े होते हैं जिसको हम बार्क बीटल के नाम से मासूम करते हैं, वो इसकी बार्क जो है वो खुश्क बार्क खाती रहती है, और उन सुराखों से बरादा जो है बाहर गिरता रहता है, जो पौधे की इन हतात का बायस बनता है। फिर ये सॉइल के अंदर भी अपनी लाइफ का एक फेज गुजारते हैं, तो सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप की फंगस हैं, वो फंगस भी अपने साथ उस सुराख के अंदर लेके जाने का सबब बनता है, और पौधा सडन डेथ का शिकार भी हो सकता है। ये उसकी बार्क का थोड़ा सा सिम्टम है, मैंने ये रेड किस्म का सर्कल लगा के वो शो कराने की कोशिश की है, क्योंकि इससे ज्यादा कैमरे की जूमिंग पॉसिबल नहीं थी। ये उसके अंदर लाइव जो बार्क बीटल है वो भी देखी जा सकती है, इसका इंतजाम भी किया जा सकता है। फिर अगर घने दरख्तों के स्टेम की बात करें, बुड्ढों की बात करें, तो उसके ऊपर ये हापर की जो पॉपुलेशन है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है सर्दियों के सीजन में।
वहां पे यही जो हापर की पॉपुलेशन है ये ब्रीड करके नॉर्मल सीजन के अंदर पूरे बाग के अंदर फैलना शुरू हो जाती है और बड़ा ही वो बड़े किस्म के लॉस का बाइस बनती है। तो इसके लिए आप डिपार्टमेंट से रिकमेंडेड जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो स्टेम के ऊपर स्प्रे करके इनकी पॉपुलेशन को आप रोक सकते हैं और अगले थ्रेट से अपने बाग को बचा सकते हैं। मैंगो मिलीबग जो है वो उसके अंडे जमीन के अंदर तैयार हैं, बच्चे निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप उसकी मैनेजमेंट के लिए उसको स्क्रैप करके वो डेयरियां जो अंडों वाली हैं उनको इकट्ठी करके जमीन से बाहर गहरी जगह पे दबा सकते हैं, जला सकते हैं। स्टेम के ऊपर स्लिपरी जो बैंड्स हैं वो आप लगा सकते हैं, वो प्लास्टिक की शीट लगाएं। सबसे पहले मिट्टी का एक लेप करें ताकि वो जो प्लास्टिक की शीट है अच्छी तरह स्टेम के ऊपर लग जाए। फिर उसके ऊपर ये ब्रोजा जो है, ग्रीस जो है, ऑयल जो है, ये मिक्सचर करके आप लगा सकते हैं कि ताकि जो कीड़ा ऊपर जाने की कोशिश करें वो वहीं वो ब्रोजे की बिना पे वहीं चिमट जाए और उसकी ऊपर की मूवमेंट जो है वो रुक जाए। लेकिन ये पूरे साल की मैनेजमेंट है। जब जमीन से अंडे निकलते हैं तो उसकी आपने केयर करनी है। वो अंडों से जब ये बच्चे निकल के दरख्त के ऊपर रेंगना शुरू कर देते हैं उसकी आपने हिफाजत करनी है। जो दरख्त के ऊपर चले गए हैं उनको जब नीचे आने के लिए वो जमीन में डाया पास करने की जरूरत होती है तो वहां पे आप उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सिर्फ डॉर्मेंसी के अंदर जो है ये अंडों की और ये रेनोवेशन ऑफ जो स्लिपरी बैंड्स हैं ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फिर ऐसी मतलब सॉइल जहाँ पे इरिगेशन है जो वाटर है वो कम अप्लाई किया गया हो, वहां पे जिस तरह हमने बागात के अंदर पानी रोका हुआ था तो गाहे बगाहे खेलियों के अंदर, खालों के आसपास आपको ये इस तरह के सुराख ताजे नहीं नजर आएंगे जिसके अंदर चूहे, सेब वगैरह का जो प्रॉब्लम है, छोटे पौधों को ये दांतों से कुच के जाया कर देती है। तो उनकी मैनेजमेंट का प्लान आप कर सकते हैं। उनके लिए जो तरीकाकार है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन रोडेंट्स के लिए जो ऑप्टिमम हाइट है वो बेड की मैंने आपको अर्ज किया था, रेस बेड के अंदर इशू आता है तो वो आप उसकी हाइट जो है 4-6 इंच तक रखें। 9 इंच का डीप वाटर चैनल उनके दोनों तरफ हो, एजेस उसके स्टीप ना हो, वो राउंड हो, स्लोपी कंडीशन में हो, तो ताकि इजी जो वाटर है एक दो दफा उसके ऊपर गर्मियों में भी गुजरे। तो ये रोडेंट्स के इशू रेस बेड पे भी इस तरह खत्म हो जाते हैं। इंटरक्रॉपिंग के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं उनके अंदर ओनली स्मॉल और जो छोटे पौधे होते हैं बागात के अंदर लगे हुए उनके अंदर इंटरक्रॉपिंग की रिकमेंडेशन दी जाती है। वो शॉर्ट स्टेचर का पौधा होना चाहिए, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट आम के साथ जो है कंपेटिबल होनी चाहिए, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कद उसका इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो छोटे पौधों को भी कवर कर ले, और एग्जॉस्टिव किस्म की क्रॉप से अवॉइड करना चाहिए। एक सीजन के अंदर आप लगा सकते हैं, उसके बाद फर्दर वो पौधों की वो कमी, खुराक की कमी और कमजोरी का बायस बन। तो वीट के अंदर अगर पौधे लगाए हुए हैं तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड जो है वाटर चैनल का इंतजाम आप कर सकते हैं, नालियां बना सकते हैं। क्योंकि वीट जब पकने पे आएगी, हार्वेस्टिंग के करीब आएगी, उस वक्त इसको पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन आम के लिए उस वक्त पानी जो है वो बड़ा क्रिटिकल होता है। लिहाजा उसकी इरिगेशन के लिए आप इजी पैसेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कैनोला के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं वो पौधे को कवर कर लेते हैं, कवर करने के बाद वो ये सर्दी के खतरात से भी किसी हद तक जो है वो बचाव करने के अंदर मददगार साबित होते हैं। तो आप वो उनकी जो कवरिंग है वो टाइमली जब सीजन है इसका कोरे का एंड ऑफ जनवरी तक जो है वो आप उतारने का बंदोबस्त कर सकते हैं। जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं वो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये ट्रेंच टेक्नोलॉजी है डाई बैग इफेक्टेड प्लांट्स के लिए, वो आप कर सकते हैं। तो और इससे बड़ा काम जो है कि हम कैसे जज कर सकते हैं हमारे पौधों को किन न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो उसका फैसला आप इस सीजन में कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगस्त के अंदर जो फर्टिलाइजर थी वो अप्लाई की थी, वो फर्टिलाइजर यूज हो गई, उसके बाद जो ग्रोथ थी वो निकल गई, निकलने के बाद ओवर विंटर हुई। तो अब इस सीजन में साइल और लीफ के सैंपल जो हैं वो आप कर सकते हैं। इसके लिए ये जो मैच्योर फ्लश होती है
उसका ये चौथा और तीसरा जो लीफ है ये आप सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर जो आप वाटर सॉइल सैंपल है, मिट्टी के नमूने हैं, वो डिपार्टमेंट की मदद के साथ 5 फुट की गहराई तक अपने बगात के करके न्यूट्रेंट को जज कर सकते हैं, ताकि हम ये फर्टिलाइजर जो है वो उस नीड की बिना पे अप्लाई करें। क्योंकि ये अगर नीड की बिना पे अप्लाई करेंगे तो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। अदरवाइज बेतहाशा जो खराजात हैं वो बाग के मुनाफे को कम करने के भी सबब बनते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट जो है ये भी किसी हद तक हो सकती है। अगर फ्रास्ट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो फिर उससे जो बाग हैं वो बाज का तो फ्लावरिंग पे नहीं भी आते। जिस तरह सिंदरी के छोटे पौधे हैं, अगर उनको सर्दी का झटका शदीद लगे तो वो फ्लावरिंग से डेविएट भी कर सकते। गोबर की गड़ी सली जो खाद है ये दरख्तों की कनॉपी के नीचे आप ये दिसंबर के अंदर रिकमेंडेशन दी जाती है। अगर पहले फर्टिलाइजर आपने अप्लाई नहीं की तो वो फर्टिलाइजर की भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की गोबर के साथ मिक्स करके दिसंबर के दिनों के अंदर की रिकमेंडेशन है। अब दिसंबर गुजर चुका, तो अब जैसे ही डॉर्मेंसी खत्म होगी और लास्ट मैसेज आफ्टर प्रेजेंटेशन के पौधों को हमने प्रिपेयर कैसे करना है कि वो डॉर्मेंसी से बाहर आए, तो इसके लिए जो थर्मल रजीम है, दर्जा हरारत का जो पैमाना है, वो उसकी प्रेडिक्शन सबसे पहले देखनी होगी। ये जो बेंचमार्क है नाइट टेम्परेचर का 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड हो और टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो उस वक्त हम ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हैं। और परमानेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड हो आगे आने वाले सीजन के अंदर तो उस वक्त हम जज कर सकते हैं कि अब डॉर्मेंसी ब्रेक की जा सकती है। उस वक्त आपने अपने पौधों को ये नाइट्रोजन की क्वांटिटी सप्लाई करनी है ताकि पौधे अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, ताकि वो बडवुड का जो प्रोसेस है उसके लिए पुशअप फोर्स उसको प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपनी फ्लावरिंग के लिए आमादा हो सके। तो ये जैसे ही ख्वाबिदगी से पौधे निकलेंगे, ये अपनी आंख बनाना और आंख से फिर पत्ते निकलना, बड का फूटना, उसके प्रोसेस शगुफों की तरफ ये आमादा होंगे। तो इसके लिए अर्ज करता चलूं कि कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिन पे लास्ट ईयर क्रॉप लोड कम था या बिल्कुल नहीं था। वो पौधे इंतहाई ज्यादा ताकतवर हैं, ताकत में हैं। वो अपनी जो फ्लावरिंग और बड का प्रोसेस है वो इनिशिएट कर चुके हैं पैचेस के अंदर। उनको किसी किस्म की KNO3 की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है जो सेमी प्रीपेयर्ड है, जिनके पत्तों का कर्वेचर अभी नीचे की तरफ नहीं हुआ, सीधा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो उन पौधों को आप ये कलमी शोरे का 2% स्प्रे करके तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसी कच्ची फोट जो लेट सीजन में निकली हो वहां आप इस्तेमाल करें भी तो फिर भी रिजल्ट नहीं आते, वहां पे इस्तेमाल नहीं, ये पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करना चाहिए। और ये आम की जितनी एग्जाम्स हमारे पास बाग के अंदर मौजूद हैं, ये लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस की बिना पे ये हम बात करते हैं कि वो फल बनने के बाद गर्मी की शिद्दत को तो वैरायटीज किसी हद तक बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन फूल से फल बनने के मरहले पर अगर गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए, हीट वेव आ जाए नेक्स्ट सीजन में, तो फिर हम अपने पौधों को उसके लिए किसी किस्म की भी तैयारी नहीं करवा सकते। वो उस हीट के लॉस से बच नहीं सकते, वो क्रॉप जो है लॉस हो सकती है। इसलिए टाइमली अपने पौधों को डॉर्मेंसी के अंदर लेके जाएं। जब डॉर्मेंसी खत्म होने की प्रेडिक्शन आपके पास आ जाती है तो फिर आप प्रिपरेशन करें, वेट ना करें, डिले ना करें। इस प्रोसेस में अपने पौधों को आप तैयारी के लिए वादा करें कि अब शगुफे बनाने का प्रोसेस इनमें स्टार्ट हो जाए। नर्सरी के लिए अर्ज करता चलूं कि नर्सरी प्लांट्स के ऊपर ये पॉलीथीन की कवरिंग मौजूद है। वो कोशिश करें कि जब सूरज की रोशनी निकलती है और दोपहर के वक्त हीट होती है तो आप 2-2.5 घंटे के लिए दोनों दरवाजे खोल दें ताकि अंदर जो धुंध है, हवा है, वो निकल जाए, पत्तों के ऊपर जो नमी है वो खुश्क हो जाए। और फिर जैसे ही वो 2-2.5 घंटे का टाइम पीरियड गुजरता है,
2-3 बजे के बाद आप उनके दरवाजे फिर बंद कर दें, ताकि प्रॉपर हीट जो है अंदर मेंटेन हो सके और कोई बीमारी भी पत्तों पे ना आ सके। और जो मैंने अर्ज किया था कि ये आपने डॉर्मेंसी फेजेस के अंदर 3 एप्लीकेशन आपने न्यूट्रिशन की प्रोवाइड करनी है नर्सरी को, तो ये 2 का तो टाइम पीरियड गुजर चुका है। ये रेड कलर के अंदर जो 3rd डोज है उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपका पॉट का जो मॉइस्चर लेवल है वो डिसाइड करेगा कि अब इनको मॉइस्चर की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो आप ये 3rd न्यूट्रिशन की डोज जो है उसका बंदोबस्त करें, और अगर पॉट के अंदर उसकी जरूरत नहीं है, मॉइस्चर लेवल प्रॉपर है, तो फिर आप उसको पॉट एप्लीकेशन की बिना पे फोलियर के लिए भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम के लिए अर्ज करता चलूं कि ये भी काफी प्लॉट्स लगे हुए हैं, उसके लिए भी सॉइल का जो मॉइस्चर लेवल है वो आपने इंस्पेक्ट करना है। अगर काफी देर के लिए आपने 15 अक्टूबर से ऑनवर्ड उसका पानी रोका हुआ था, पानी अभी तक नहीं लगाया, तो कोशिश करें एक हल्का पानी उनको लगा दें। उनको पानी लगाना जरूरी है इस सीजन के अंदर। और ये सॉइल का टेम्परेचर जो है, प्लांट का जो टेम्परेचर है वो स्टेबलाइज करता है। अगर कोरा पड़ भी जाता है तो उसके खतरात को किसी हद तक ये पौधे को बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। और जैसे ही ये डॉर्मेंसी की फेज गुजरती है, बड़े पौधों की तरह एसटीएस के प्लॉट भी जिनके मैच्योर हैं, वो कोशिश करें कि उनको भी फ्लावरिंग की तरफ आमादा करने के लिए जो स्ट्रेटजीज है वो बड़े बाग की तरह आप यूज कर सकते हैं। इरिगेशन की डिजाइनिंग है, हमने काफी एसटीएस के प्लॉट विजिट किए हैं जिन्होंने किसी किस्म के फ्लैट पे ही लगाए हुए हैं, वो फ्लडिंग ही इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये जो खेलियों वाला रेज बेड वाला सिस्टम है, वो कैनोपी की वो विड्थ की बिना पे आप डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड करने के बाद आप उसके अंदर जो इरिगेशन है वो आप अप्लाई करें, फ्लडिंग से अवॉइड करें। और बड़े पौधों की तरह जिस तरह मैंने अर्ज किया है, जो काम है वो आप एसटीएस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आखिर पे मैं एक्नॉलेजमेंट और शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का, जनाब अतर हुसैन खोकर साहब का, कि जिनकी क़यादत के अंदर पीएचडेक ने ये हर माह के अंदर फार्मर की आगाही के लिए वेबिनार्स के सिलसिले का आगाज किया है। और फार्मर को टाइमली जो एडवाइस है अपनी मिल जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, और अपने इंस्टीट्यूट का, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का और मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद का, ये इस सेमिनार की जो अरेंजमेंट है उसके हवाले से मैं ये इनका इंतहाई मशकूर हूँ। और इसके बाद थैंक्स और आंसर क्वेश्चन अगर हो तो ये रेलिवेंट टू द टॉपिक आप कर सकते जी थैंक यू सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। तो अभी पार्टिसिपेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो डॉक्टर जावेद साहब से इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। सर ये अपनी स्क्रीन शेयर सर खत्म कर दें। जी अगर किसी पार्टिसिपेंट्स का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी जुल्करनैन, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ जावेद साहब से। जी सर पूछें बिल्कुल। जावेद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हैं। जी अजहर साहब, मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा जावेद साहब, इस तरह है, तकरीबन चंद साल पहले, आप कह लें 5 साल पहले तक जो है मैंगो के लिए रिकमेंडेशन थी पेक्लाब्यूट्राजोल यूज करना चाहिए। अभी आपने आज हमें इंफॉर्मेशन दी कि इससे जो है अवॉइड करना चाहिए। तो ये मतलब एमआरआई की तरफ से एक किस्म का हम पॉलिसी बयान समझे भी इसको प्रमोट ना किया जाए पेक्लाब्यूट्राजोल को? जी अजहर साहब, मैं अर्ज करता चलूँ, ये एसएलपी के अंदर हमने इस पे रिसर्च की थी, इसकी डोज कंडीशन हमने स्टैंडर्डाइज ऑप्टिमाइज की थी, और ये सिफारिश की थी उन पौधों के लिए जिनके ऊपर अल्टरनेट बेरिंग का इशू है, जिनमें सबसे हिट लिस्ट पे समर बहिश्त 64 था। अब 10 साल से छोटे पौधे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर बीमार कमजोर पौधे पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे पौधे जिनकी लेट सीजन के अंदर प्रोफ्यूज किस्म की वेजिटेटिव ग्रोथ निकले, उनको मच्योर करने के लिए हमने ये रिकमेंड किया था। लेकिन अब जब इसके इस्तेमाल को शुरू किया गया तो फिर ये जज नहीं किया गया कि ये सिंदरी को भी डालना है, क्योंकि बेकर को के पास एक टूल आ गया।
उसने ये दुशहरी को भी डाल दिया, सिंदरी को भी डाल दिया, सफेद चौसे को भी डालना शुरू कर दिया। तो बाग के अंदर मुसलसल इस्तेमाल से जो मसाइल देखने के लिए आए हैं वो इसके फायदे से कम थे कि बाग ही जब खत्म हो जाए तो फिर अल्टरनेट इशू का जो प्रॉब्लम है वो आपने कहाँ टैकल कर। तो लिहाजा इन सब कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पे यूनानिमसली 2016-17 के बाद हमने वो 2-3 साल इसकी रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद मुसलसल हम गाहे बगाहे सेमिनार से, वेबिनार से, अपने फेसबुक पेज से ये गाही देते हैं कि अब इसका इस्तेमाल ना करें। अल्टरनेट बेरिंग के इशू को डील करने के लिए देयर आर सो मेनी टेक्निक्स कि वो आप यूज कर सकते हैं, उनकी रिकमेंडेशन दी जाती है। चलें, ठीक हो गया, शुक्रिया जी जावेद साहब। और जी किसी का क्वेश्चन हो? कमांडर सलीम शेख साहब कोई सवाल करना जी चाह रहे हैं। जी सर, आप पूछें सवाल। जी जावेद साहब सलाम वालेकुम एंड जुल्करनैन साहब सलाम वालेकुम, गुड टू सी वालेकुम यू। सलाम। मेरा सवाल है कि जो जब आपने कहा कि जी गोडी करनी या वो अपना करना चाहिए टू लूजन द सॉइल फॉर रूट ग्रोथ, तो इससे वो जो रूट्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे वो चिजल से? बिकॉज रूट्स अपना कमांडर साहब, मैं रूट्स मैं अर्ज करता चलूं, ये दरख्त की कैनोपी के नीचे जो चीजल है वो चलाने की मैंने बात नहीं की। मैंने अर्ज आप ये किया था कि जो आपका हार्ड पैन है, इन बिटवीन द रोज जो आपकी कितारें हैं, आप उनके दरमियान अगर चीजल चलाएं तो चीजल चलाने से आप अपने हार्ड पैन को ब्रेक कर सकते हैं। वहां पे जो इरिगेशन है, पानी की जो फैसिलिटेशन है अपनी मट्टी के अंदर, वो आप इजी बना सकते हैं। अच्छा दरख्त के नीचे, कैनोपी के नीचे हरगिज किसी किस्म की कोई इस तरह की प्रैक्टिस करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। वहां पे क्रिटिकल रीजन है, रूट जोन, जिसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। अगर उसकी हिफाजत करेंगे तो पौधा हिफाजत में रहेगा और प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन अगर हमने वहां पे मिस यूज शुरू कर दिया तो फिर ना पौधे बचेंगे ना फल। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये था कि जो आपने कहा कि एनफोर्स जो है प्लांट्स को करें आप फॉर टुवर्ड्स फ्लावरिंग, इस इनके जो चंद नुकात हैं वो अगर आप दोबारा से मुझे बता दें। जी जी, मैं अर्ज कर देता हूं। मैंने अर्ज किया है कि जब लास्ट सीजन के अंदर ऐसे पौधे जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं थी, वो उन पौधों ने सारा साल वेजिटेटिव ग्रोथ ली है, वो बड़े जोर में है। उन्होंने इसी सीजन में पंजाब कंडीशन के अंदर अपनी बडवुड का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट किया हुआ है। और ये जो अर्ली प्रोसेस होता है ये पैचेस में होता है, किसी कोने खुदरे में होगा, किसी में नहीं है। जनूब ये मशरक मगरब की तरफ जो है, मगरब की तरफ ये काम जरा तेजी इसके अंदर देखने में आती है। तो ऐसे पौधों को किसी किस्म की पुशअप की जरूरत नहीं है। पुशअप से मुराद नाइट्रोजन सप्लाई। जी ऐसे पौधों को किसी किस्म का इस्तेमाल ना भी करें, आप अगर इरिगेशन वाटर अप्लाई कर दें तो वो अपने प्रोसेस में है, वो इनिशिएट कर लेंगे। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी मैंने अर्ज की थी, जो फुली मच्योर नहीं है, सेमी मच्योर है, ठीक है, वो ऐसे पौधे, उनको पुशअप की जरूरत है या उनके अंदर बाटवुड बनने का प्रोसेस स्लो है या बिल्कुल नहीं है, तो वहां आप नाइट्रोजन सप्लाई इस्तेमाल करके उनको पुशअप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो भी फ्लावरिंग का काम इनिशिएट कर सके। लेकिन जो कच्ची ग्रोथ है, लेट में निकली है, उस पे आप नहीं कर। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन सप्लाई इज इट थ्रू सॉइल या स्प्रे से? आप अगर क्विक देना चाहते हैं तो फिर आप वो कलमी शोरे का 2% स्प्रे जो है कैनोपी पे भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि इरिगेशन की जरूरत है, इरिगेशन में अप्लाई कर रहा हूँ, तो रिजल्ट ले सकते हैं, वहां भी यूज कर सकते हैं। हम हमारे जो प्लांट्स हैं दे आर अबाउट 50 years ओल्ड ऑलमोस्ट नाउ, तो उनके लिए वो स्प्रे बेहतर रहेगा? जी, आवाज नहीं है आपकी। आई थिंक जावेद साहब ऑफलाइन है। स्प्रे करते हैं आप सिंध के अंदर तो वैसे भी आप
पता नहीं आवाज ब्रेक हो रही है। एनीवे, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जावेद साहब आप हैं हमारे साथ? सलीम साहब, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब का इंटरनेट का इशू है। वो जो जी ही ज्वाइन करेंगे आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। हम जब तक अगला अगला सवाल ले लेते हैं। कोई जी और क्वेश्चन तो नहीं सर आपका? नहीं, थैंक यू। मैं सर थैंक यू। जी रोवैद अली भाई, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, मेरा सर से एक क्वेश्चन है कि अगर हम इरिगेशन मैंगो के लिए जो इरिगेशन होता है ना, अगर हम ड्रिप इरिगेशन का इंतज़ाम करें तो ये ड्रिप इरिगेशन मैंगो के लिए अच्छा होगा या नहीं? जी जो नए ऑर्चर्ड्स हैं आपके, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया होगा, मैं एक मीटिंग के लिए निकल गया था, जरूर ये बात हुई होगी। जो आप नए ऑर्चर्ड्स लगा रहे हैं उनको डेफिनेटली आप ड्रिप इरिगेशन के ऊपर आपको लेके जाना चाहिए। लेकिन जो पुराने बागात हैं, चूंकि उनकी वेजिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो शायद उस तरह से आपकी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब इसके ऊपर बेहतर टेक्निकली कमेंट कर सकेंगे, तो जो मेरी राय है वो मैंने आपको बता दी है कि ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जो नए बागात हैं उनको आपको ड्रिप इरिगेशन के ऊपर ले जाने में कोई हर्ज नहीं है और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पुराने बागात को चूंकि उसकी फीडर रूट्स और जो जितनी भी नीचे जड़ों का जो नेटवर्क होता है वो बहुत दूर दूर तक फैल चुका होता है। चूंकि हमने आदत डाल दी है पौधों को फ्लड इरिगेशन के ऊपर, उनकी हैबिट को हमने मेंटेन किया हुआ, तो इसलिए जो पुराने बागात हैं वो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अ, अगला सवाल हम ले लेते हैं। अदनान तारिक साहब नेशनल फूड से, सर आप बात करना चाह रहे हैं? अदनान तारिक साहब आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल था, इन्होंने बात की थी ना स्केल इंसेक्ट को, तो इसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से हम कब तक इसकी स्प्रे कर सकते हैं? कौन सी इस पे रिकमेंडेशन है जो मतलब हम इस पे यूज कर सकते हैं? ये तो काफी ज्यादा इश्यूज आ रहा है जो है ना स्केल इंसेक्ट के बारे में, तो उसके उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब अभी ज्वाइन सर कर। अदनान साहब जरा, जी अदनान साहब रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। अदनान साहब ने सर, पूछा मैंने जी मैंने सर, सवाल अदनान ये किया था साहब। कि ये आपने जो बात की थी ना स्केल इंसेक्ट के बारे में जो बात की थी, इसको हम कंट्रोल करने के जी जी लिए जी जी। कौन सी बेटर जो है वो इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं और कब इसका इस्तेमाल कर स्टार्ट कर देना चाहिए? सर आपने अगर पहले इस्तेमाल नहीं किया तो बप्रोफिजन है वो 450 पर 100 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरी हैं वो अब सख्त जो किस्म की अद्वियात हैं वो बैन भी हैं, वो हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो बप्रोफिजन आई थिंक आईजीआर में से है और ये मोस्ट इफेक्टिव है, ये आप अवेलेबल भी है, ये आप इस्तेमाल कर सकते ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज मैं ऐड करता चलूं, जो कि जो फ्रूट के ऊपर स्केल आती है उस टाइम पे भी कुछ लोग स्प्रेज बड़ा हैविली स्प्रे कर देते हैं। पिछले दिनों आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता चलूं, कोई 24 के करीब कंसाइनमेंट्स जो हैं वो हमारी पकड़ी गई हैं बिकॉज ऑफ MRL इशू ना। जो रेजिड्यू जो केमिकल्स डिटेक्ट होते हैं, ये मैं राइस की और चिलीज की बात कर रहा हूँ। 24 और 12 तकरीबन ये 36 के करीब कंसाइनमेंट्स हमारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर राइस और चिलीज के अंदर जो सिर्फ रेजिड्यू की वजह से जो वहाँ पे पकड़ी गई हैं। तो खास तौर पे जब फ्रूट आपका हो, मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि फ्रूट के टाइम पे चूंकि मैंगो जो है वो डायरेक्टली हमारा चला जाना होता है हार्वेस्ट के बाद इंपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर, तो उस टाइम पे PHI का थोड़ा सा ख्याल जरूर करिएगा। क्योंकि स्प्रे करते वक्त हमारे लोग बाजुकात ये चीज ख्याल नहीं रखते कि स्प्रे का और हार्वेस्ट का गैप कितना है। लेट वराइटीज में खासतौर पे जब स्केल्स का अटैक आता है तो उस वक्त लोग परेशान होकर जब स्प्रेज बहुत ज्यादा कर देते हैं तो वो डिटेक्ट होने के खतरात होते हैं। तो जब भी आप फ्रूटिंग के टाइम पे स्प्रे करें, चाहे वो कोई भी फ्रूट क्यों ना हो, आप PHI का ख्याल जरूर, प्री हार्वेस्ट इंटरवल उसके ऊपर मेंशन्ड होता है किसी भी केमिकल के ऊपर, वो जरूर उसका ख्याल रखें। वो गैप कम से कम आप उसको जरूर दें, बल्कि मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उससे भी 1 वीक का ज्यादा गैप रखें, ताकि केमिकल की डिटेक्शन के मामला जो हैं उससे हम लोग बच सकें। थैंक यू जी।
हम अगला सवाल ले लेते हैं जी, तनवीरुल जी हक खबर साहब। साहब, मैं आपकी खबर साहब आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा जी कि जी अगर स्केल को आप पत्तों पे ही मैनेज करने की कोशिश करें तो फल पे इसके असरात कम आते हैं। जी लेकिन लेट सीजन के अंदर सफेद चौसा जो वैरायटी है वो इस पे ज्यादा इफेक्ट होती है। लेकिन वो बागात जिनके अंदर ट्रेंड बन चुका है कि हमने लेट से लेट ही हार्वेस्ट करना है, तो इस प्रैक्टिस से अवॉइड करना चाहिए। ये चंद पैसों की खातर अगले साल की जो क्रॉप रेगुलेशन है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप टाइमली हार्वेस्ट कर लें तो फिर स्केल का इशू फ्रूट पे कभी नहीं आता, और बगैर किसी स्प्रे के आप इसका फल हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अदरवाइज आप करेंगे, लेट तक रिटेंड करेंगे, देन ये पत्तों पे भी आएगा, स्टेम पे भी आएगा, स्टेम से फिर प्रोग्रेस करेगा आगे फ्रूट की तरफ। और आईजीआर के अंदर ये बिप्रोफिजन जो मैंने रिकमेंड किया है, इसके एमआरएल काफी कम है। रिकमेंडेड जो इंसेक्टिसाइड हैं ये उनमें से, इसीलिए मैंने अर्ज किया था जो सख्त किस्म की अद्वियात हैं वो बैन भी हैं, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए वो मैंने यही अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए थे। आपने मेरी बात को खोल के बयान कर दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी तनवीरुल हक साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम पहले तो मैं सलाम। आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जी ये बड़ी अच्छी जो एफर्ट आपने की है। तो जावेद साहब से मेरा एक क्वेश्चन है कि इस मुल्तान रीजन के अंदर सैलिनिटी का काफ़ी सारा इशू है। वाटर की शॉर्टेज है और लोग जो है ज़मीनी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़मीनी पानी जो है वो फिट नहीं है इरिगेशन के लिए। तो सैलिनिटी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अगर थोड़ा सा बता दें तो दैट वुड बी ग्रेट जावेद साहब। salinity management डॉक्टर in तनवीरुल mango हक साहब orchards. डॉक्टर तनवीरुल हक साहब हमारे उस्ताद भी हैं, और उस्तादों के आगे फिर वो बात करना वो जो है हद अदब गिना जाता है। तो इसलिए इनकी इजाजत से अब इन्होंने क्वेश्चन किया है तो वो अर्ज करता चलूं सर। साल्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो प्रैक्टिसेस हैं वो मैंने अर्ज की थी कि सबसे पहले तो साल्ट अकमुलेशन से अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए लीचिंग जो है वो स्ट्रेटजी बेहतर है। वो एक्सचेंजेबल आयन का जो प्रोसेस है वो हम लेते हैं सिर्फ जेप्सम यूज करके। जेप्सम के बाद इस सीजन के अंदर जो साल्ट सरफेस पे कम्युलेट होते हैं उनको हम स्क्रैप करके इकट्ठा करके बाग से बाहर किसी जगह पे वो फेंक सकते हैं। इससे भी वो काफी हद तक जो साल्ट का इशू है वो हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तीसरा फिर जो उसकी वो मैनेजमेंट का सर इशू था, उसके लिए हम मल्चिंग की जो प्रैक्टिस है उसको रिकमेंड करते हैं कि वो आप यूज करें मल्चिंग। और उसके साथ साथ ये ग्रीन मिलोरिंग जो है ये काफी हद तक ऑर्गेनिक मैटर जो है बाग के अंदर ऐड करती है, बिल्ड करती है, बिल्ड करके सस्टेन करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो उससे भी हम इसका प्रोसेस जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फिर तीसरी जो प्रैक्टिस है, चौथी जो प्रैक्टिस है वो डीप टिलेज है। डीप टिलेज से हार्ड पैन है, हार्ड पैन भी ब्रेक करें तो इनफिल्ट्रेशन जो वाटर है उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, उससे जो हम साल्ट हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। और ये ट्रेंच जो है, ट्रेंच भी अगर हम बनाएं तो ट्रेंच से भी हम रूट जोन को फ्लश करके काफी हद तक जो है वो साल्ट के प्रॉब्लम से अपनी वो मिट्टी को मुबर्रा कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो फ्लशिंग की प्रैक्टिस है कि नहरों का पानी भी अब साफ नहीं रहा, ट्यूबवेल के अंदर भी वो मुज़र असरात आ रहे हैं। तो फिर इनसे बचाव जो है वो यही है कि अगर फिट किस्म का वाटर आपके पास अवेलेबल हो तो बजाय वो इस तरह करते हैं कि मिक्स करके लगाएं, आप उसकी ही इरिगेशन अप्लाई करें। तो उससे भी फ्लशिंग की प्रैक्टिस से हम साल्ट के लीच डाउन का प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एडवांस किस्म की सर साइंटिफिक किस्म की अप्रोच हो तो आप वो उस्ताद हैं हमें भी गाइड कीजिएगा, हम भी उसको इनकारपोरेट करते हैं। हम भी इसी इंतजार में होते हैं कोई रिकमेंडेशन सॉलिड बेस पे डेवलप हो जो आगे टेक्नोलॉजी का पार्ट बन सके। जी थैंक यू वेरी मच, आपने ऑनर दी है। यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट जो उस्तादों से आगे निकल जाते हैं, आप देखते हैं कि ऐसे ही स्कूल में उस्ताद थे, फिर लोग उनसे आगे, और ये सिलसिला तो खैर चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने सब चीज़ों को कवर किया है। लेकिन मैं ये सुजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले एनालिसिस होना चाहिए। देखिए बगैर एनालिसिस के
अगर पानी आप देखें ना, पानी की डिफरेंट मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ब्रैकिशनेस है ग्राउंड वाटर की। कभी उसके अंदर सिर्फ साल्ट, सॉल्युबल साल्ट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ जिप्सम डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी आपको बताऊं कि जी जिप्सम बेशक उसका जो असर है पॉजिटिव है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी साल्ट है। तो एक ईसी जो पैरामीटर है, ईसी को जिप्सम भी इंक्रीज करती है। तो बिला बेवजह कोई चीज़ हमें नहीं अप्लाई करनी चाहिए। हमें पानी का सबसे पहले एनालिसिस कराना चाहिए, और एनालिसिस की बेस के ऊपर जो रिकमेंडेशन, अगर उसके अंदर सोडिसिटी का इशू है, सोडियम ज़्यादा है, तो हमें यकीनन जिप्सम इस्तेमाल करना चाहिए। और फॉर्चुनेटली हम लोग भी, एक पाप का प्रोजेक्ट है जो सलिनिटी मैनेजमेंट के ऊपर है, यहाँ टाटेपुर का एरिया है, कादरपुर, रामा, क्योंकि इन इलाकों के अंदर ज़्यादा इशू है, दुनियापुर वाली साइड, तो जलालपुर, पीरवाला, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है पिछले 2 साल से हमने कुछ फार्म जो उनको ऑप्ट किया है, और उनके अंदर बहुत क्लियर चेंज है। तो हमने उसके अंदर एनालिसिस किए हैं, और हमने जिप्सम स्टोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर है, ब्रैकेज ग्राउंड वाटर, उसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि फील्ड के अंदर नक्के के सामने, जहाँ से मेन आपका वाटर चैनल से पानी फील्ड में गिरता है या फील्ड के अंदर जाता है, तो उस फील्ड के अंदर हमने वो जिप्सम स्टोन्स रखे हुए हैं। हर इरिगेशन के साथ पानी उनके साथ टकरा के जाता है, तो कुछ ना कुछ जो कैल्शियम है वो उसके अंदर सॉल्वलाइज होके पूरे फील्ड में जाता रहता है। तो ये ऐसे ही है जैसे एक बंदे को आप अचानक से जो है ना ओवरडोज कर दें तो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो ये एक सस्टेनेबल वे है कि हर इरिगेशन के साथ थोड़ा थोड़ा वो सॉल्वलाइज होके फील्ड के अंदर जाता रहता है। लेकिन अगर सिर्फ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का पानी के अंदर इशू है, तो उसके लिए फिर सल्फ्यूरिक एसिड की रिकमेंडेशन है कि सल्फ्यूरिक एसिड आपको यूज करना होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड आपको बिल्कुल जो हौदी है जहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है वहां आपको डालना होगा, ताकि रास्ते के अंदर जाते हुए ट्रेवल टाइम के अंदर ही वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर दे। तो सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर चेंज कर देता है, ये रिएक्शन होता है। तो ये थोड़ी सी अभी लिमिटेड टाइम के अंदर मेरी तरफ से गुजारिश है। तो थैंक यू वेरी थैंक मच, यू आप सब सर। लोगों का शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने भी बड़े अच्छे से हमें गाइड किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। राजिक साहब, वेलकम अगर आप सर। बात करें। राजिक साहब बात करना चाह रहे हैं आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी मेहरबानी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्केल का तो आपने बता दिया है, स्नेक का आजकल बहुत ज्यादा जनूबी पंजाब में, खास तौर मुजफ्फरगढ़ में, क्योंकि बरसीम ज्यादातर लगाई जा रही है मैंगोज के आचड़ में, तो वो उसका बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है, खासकर छोटे प्लांट्स पे, तो वो बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है ना मर रहे हैं। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या इसको कोई हमें कोई देसी तरीका बता दें। ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं शापर वगैरह चढ़ा के, लेकिन फिर भी जो है ना वो प्लांट्स के ऊपर जो है ना चढ़ जाता है, पता नहीं वो कैसे, मतलब कि वो पहुंच जाता है उनके पत्तों के ऊपर भी। और दूसरा ये कि जब मैंगो के फ्रूट्स ज्यादा मतलब के हो जाते हैं हार्वेस्टिंग से पहले स्टेज पे, क्या उन पे स्प्रे करना क्या हम स्प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर? उसके लिए सही रहेगा या फ्रूट्स के लिए ठीक नहीं रहेगा? क्योंकि कुछ एरिया में हमने फ्रूट्स पे लाइक सिट्रस पे भी और मैंगो पे भी जो है ना, जब फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग स्टेज पे पहुंचती है तो स्प्रे जो है ना हमने मना किया हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल होगा, स्प्रे करें या ना करें उस सीजन में? जी, स्नेल के लिए मैं अर्ज करता चलूं कि जब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी ये बात बार दफा रिपीट की थी कि बरसीम से अवॉइड करें, मॉइस्ट कंडीशन से अवॉइड करें, वो इस कीड़े के लिए इंतहाई साजगार हालात पैदा करती है, और इसकी जो बहुतात है, रिप्रोडक्शन है, वो तेज होती है। और इसकी मूवमेंट का अंदाजा ऐसे लगाएं कि ये जिस तरह हम देखते हैं चलता है, तो हम यही गुमान करते हैं कि ये 2-2.5 फीट एक साल में जाएगा। लेकिन ये तो एकड़ों के ऊपर भी अगर देखें ना, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करके एक एकड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे, आपको इनकी वो जो कीड़ों की बहुतात है, सनेल की जो है, आपको नजर आएगी। और गुच्छों के अंदर इसकी ग्रोथ है कि जिस भी स्टेम पे देखें उसका पूरा स्टेम कवर है, जिसकी कॉम्पल देखें वो पूरी कॉम्पल कवर है। फिर इसके जिस्म से जो लेसदार मादा निकलता है, वो उस पे भी वो कीड़े मकोड़े दूसरे आते हैं, फंगस ग्रो करती है।
तो ये पौधे को बिल्कुल भी वो ग्रोथ करने के लिए तैयार होने ही नहीं देती, और पौधा बीमार या वैसे ही उसी कद का रहता है, इतने में हीट आ जाती है, हीट भी पौधे का वो जो है बाकी काम कर देती है। लेकिन इसके लिए जो पेस्टिसाइड है, वो पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदारा ये देसी टोटकों से अवॉइड करें। वो टोटके जो डिपार्टमेंट की वो सिफारिशात जो डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो यूज करें। ये टस्क एक मोलस्कीसाइड है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और एक दो और कंपनीज भी हैं, उन्होंने ये, मैं ब्रांड नेम यूज कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी इसी तरह की एक प्रोडक्ट जो है अल्डिहाइड के अंदर इसके लिए यूज की है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर फिजिकल मेथड है कि हाथ से भी उतार के आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इतनी फिजिबल किस्म की अप्रोच नहीं है कि इतनी ज्यादा तादाद में पौधे लगे हों तो उनको आप ये इस तरह मैनेज कर सकें। इसके लिए ये सिर्फ सिर्फ अगर आप मॉइस्ट कंडीशन को अवॉइड करेंगे, बरसीम को खत्म करेंगे, जब जरूरत होगी उसी वक्त इरिगेट करेंगे, तो इसके प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। अदरवाइज ये बाग के फैसले को आपको सस्टेन करना मुश्किल बना दे। और उसके बाद जब आपने बात की दूसरे क्वेश्चन के पार्ट के अंदर के फ्लावरिंग के, फ्रूट डेवलपमेंट के वक्त हम कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इंसेक्ट आपको नजर आ रहा हो, विजिबल हो, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त उसका पीएचआई देखना, उसके रेजिड्यू पे एक विजिल आई होना, ये उतना ही जरूरी है जितना आप कीड़े से बचत के लिए अपने आप को मादा किए हुए हैं कि मैं स्प्रे से इसको बचाना चाहता हूँ। ये अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं भी करना, एक्सपोर्ट के अंदर तो एमआरएल्स की रिपोर्ट देना पड़ती है, लेकिन आप खुद खाएंगे, आपके दोस्त खाएंगे, आपके घर वाले खाएंगे, आपके हमसाये खाएंगे, तो इतना सख्त किस्म का स्प्रे करने से अवॉइड करना चाहिए कि हम फ्रूट को ही अनफिट कर दें फॉर कंजप्शन। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, वरना फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं। आई थिंक जावेद साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, और लोगों ने अपनी क्वेरीज भी एड्रेस कर ली हैं सारी। मैं आखिर में जी डॉक्टर जावेद साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने, उनकी मसरूफियत बहुत होती हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर की, जिससे मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इन चीज़ों को अडॉप्ट करके हमारे लोग ज़रूर अपने बागात की पैदावार को और क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। आज के इस इवेंट की अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग ज़रूर विजिट करें, रेगुलरली बल्कि विजिट किया करें। हमारे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई प्रोग्राम इस तरह का किसी ना किसी फ्रूट या वेजिटेबल्स के ऊपर हम लोग कर रहे होते हैं वेबिनार्स की शक्ल में। इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटीज हमारी होती हैं वो हम लोग जो प्रोडक्शन हब्स हैं, जिस तरह मैंगो की प्रोडक्शन हब एक हैदराबाद की सराउंडिंग या टंडोला यार की सराउंडिंग और फिर मुल्तान और इसकी सराउंडिंग है, तो हम फिजिकल एक्टिविटीज सीजन के अंदर एक्सपोर्ट होने से थोड़ा सा अरसा पहले, जैसा कि मई का महीना होगा, हम लोग मई में इन सारे एरियाज में, रहीम यार खान में, टंडोला यार में और मुल्तान में फिजिकल मैंगो के ऊपर एक्टिविटीज करेंगे, जो कॉम्बिनेशन होगा और सारी वैल्यू चेन के अंदर जितनी भी हमारे सेगमेंट्स हैं उन सारे का सबका, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन साइट्स के एरियाज को भी कवर करेंगे, हम प्रोसेसिंग साइट को भी कवर करेंगे, और फिर उसके बाद इंपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि हमारी जो मार्केट्स हैं, जो पोटेंशियल मार्केट्स हैं, हम उनको भी मदऊ करेंगे। और हम अपनी जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर हम लोग हमारे जो कमर्शियल अटाशीज हैं, जो हमारे टीआईओज हैं, हमारे 57 मुल्कों के अंदर टीआईओज फिजिकली प्रेजेंट हैं, वहां से हम लोग उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो मार्केट इनसाइट आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप पीआईडीसी के साथ जुड़े रहें और इस तरह की जितनी एक्टिविटीज हैं उनसे जो जो आप फायदा ले सकते हैं जरूर लें। इसके साथ साथ चूंकि हम लोगों ने अभी चीजें प्लान करना शुरू की हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें जो जिन बातों का, जिस इंफॉर्मेशन का मैक्सिमम आप लोगों को फायदा हो सकता हो, विद द सपोर्ट ऑफ द एकेडेमिया और विद द सपोर्ट ऑफ द रिसर्च के जो इदारे हैं हमारे प्रोविंसेस में, उनको साथ मिला के आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन फिर भी जाहिर बात है, बंदा परफेक्ट कभी भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
वो एरियाज जहाँ पे आपको लगता है कि हमें काम करना चाहिए, वो जगह जहाँ पे काम करने की जरूरत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा मैंडेट है उसको सामने रखते हुए आप हमें प्रपोजल दीजिएगा। हमारा जो मैंडेट है, हमने एक्सपोर्ट ड्रिवन अप्रोच को सामने रखते हुए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है। तो इस अप्रोच को सामने रखते हुए आप हमारे साथ अपने प्रपोजल्स, अपने आइडियाज, अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें ताकि हमें मदद मिले अपना वे फॉरवर्ड का तयन करने में। तो ये आप जरूर करें। हमारे कांटेक्ट नंबर्स चैट बॉक्स में भी आपके साथ शेयर्ड हैं, यकीनन आप लोगों के पास भी होंगे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप पीएचडी कम्युनिटी के नाम से बनाए हुए हैं, हम उनमें भी आपको ऐड कर देंगे। आपके जितने दोस्त अहबाब हैं जो अभी तक पीएचडीसी के साथ नहीं जुड़े, हम उनको भी ऐड कर देंगे। तो ताकि आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें और हमारे साथ चीजें शेयर भी करते रहें और हमारे से चीजें लेते भी रहें। मैंगो के ऊपर हम लोगों ने डॉक्टर जावेद साहब की गाइडेंस में और जो बीआरसी और एनएससी गाइडेंस में हमने उर्दू में एक मैनुअल भी डेवलप किया है। उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारी वेबसाइट पे भी है, मैं अभी चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ, जिसके अंदर सीड से लेके नर्सरी से लेके हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग तक सारी हमने टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कवर किया है। उर्दू जुबान में है, वो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर भी कर सकते हैं अगर आप हमें अपना एड्रेस दे दें, ताकि वो अपने पास रखें। अपने फार्म वर्कर्स को, जो कि फार्म वर्कर आपके फार्म मैनेजर्स हैं, उनको वो दें। उसके ऊपर पिक्टोरियल हम तस्वीरें डाली हैं हमने, उसका पूरा जो रिकमेंडेड डॉक्टर जावेद साहब से या रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो रिकमेंडेशन हैं वो उसके अंदर हमने डाली हैं। वो भी जरूर आप गो थ्रू करें, वो भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, वो भी डाउनलोड कर लें। इसके अलावा मेरी तरफ से और कोई बात नहीं है। पीआईडीसी के बारे में आप लोग यकीनन बहुत कुछ अब जान गए हैं। हमने कोशिश की है कि पीआईडीसी का मुख्तसर तारुफ भी आप लोगों के साथ शेयर किया है और गुजारिशात भी आपके साथ शेयर कर दी हैं। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। हमने पिछले साल मैंगो बैगिंग का एक पायलट प्रोजेक्ट किया था सिंध और मुल्तान में। हमने 2 लाख के करीब बैग फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स के दरमियान तकसीम किए थे, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। इस साल हम फिर वो प्लान कर रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनको इस बार कंसिडर करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मशीन चाइना, चूंकि हमने चाइना से इंपोर्ट किए थे, वो डबल लेयर पेपर था, अंदर ब्लैक पेपर था और बाहर ब्राउन पेपर था, तो उसकी मशीन भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से लोकल जो वेंडर हैं उनसे रेप्लिका बनवाने की, ताकि वो लोकली भी मैन्युफैक्चर करवाए जा सके और लोग उससे फायदेमंद हो सके, क्योंकि बहुत लोगों की तरफ से डिमांड जनरेट हुई थी। इसके साथ हम लोग 2 छोटे छोटे और प्रोजेक्ट कर रहे हैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ और मुल्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैंगो ड्रायर के यूनिट्स जो हैं, वो मैकेनाइज्ड किस्म के यूनिट्स जो हैं, वो सीजन से पहले पहले लग जाएं। लेट्स सी एंड होप के वो लग जाएं। उसके ऊपर भी स्टेटस होगा, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हम लोगों के पास ईडीएफ एक इदारा है जिससे हम फंडिंग करवा सकते हैं। तो आप लोगों के पास अगर कुछ प्रपोजल्स हों वैल्यू एडिशन के ऊपर, पीछे प्रोडक्शन साइट्स के ऊपर, या किसी भी जगह पे जो पूरी वैल्यू चेन के अंदर हैं, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम यकीनन कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। मेरी तरफ से यही बात थी। आखिर में बहुत शुक्रिया। आप अपना सर जी कमांडर साहब आप बात कर रहे हैं तो। एक रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह मैंगो पे काफ़ी हमने वेबिनार किए हैं आपने, एक लेमन्स पे भी अगर आप करें, क्योंकि लेमन्स की जो यहाँ हैं ऑर्चर्ड्स वो काफ़ी अफेक्टेड हैं थ्रू पेस्ट्स एंड ऑल दैट, उस पे अगर आप करें ताकि हमें इस पे कमांडर साहब आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, हमारे सिट्रस लेमन इज वन ऑफ द वैरायटी ऑफ सिट्रस फैमिली। अब सिट्रस के ऊपर हम, अगर आप हमारा अब यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा, उसके ऊपर आप देखें हमने पिछले साल और इस जो 2023 गुजरा है, हमने कुछ 15 से 20 प्रोग्राम्स किए हैं सिट्रस के ऊपर। अच्छा, मिस हो गया। अब आपसे मिस हो गया, कोई बात नहीं, हम आपको, आपका मैसेज आ गया जुल्कनैन साहब को, अभी हम आपको अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब कर दिया। हम लोग जब सिट्रस का कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वो सारी वैरायटीज को कवर कर रहा होता है। उसमें कीनू भी आ रहा होता है, उसमें ऑरेंजेस भी आ रहे होते हैं, उसमें लेमन भी आ रहा होता है, क्योंकि लेमन इज द वैरायटी इन फैमिली जो सिट्रस की है। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स, बल्कि सिट्रस के ऊपर हमने सीजन के शुरू में B2B मीटिंग्स की हैं। जो पोटेंशियल मार्केट्स हैं, हमने बायर्स को बिठाया है, 20-20, 25-25 बायर हमने जूम पे इकट्ठे किए हैं। हमने एक्सपोर्टर्स को बिठाया है, उनके कॉन्टेक्ट शेयर किए हैं, हमारी उनकी मार्केट इनसाइट शेयर की है, यहाँ से लोगों के पोटेंशियल शेयर किए हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको ऑर्डर मिले नहीं मिले, ये चूंकि प्राइवेट काम है, हमारा ये काम नहीं है कि हम ऑर्डर्स भी कमिट करवाएं। हमारा काम है, हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक्सपोर्टर्स को उनकी मार्केट के ऊपर।
तो जहां जहां पे भी हमें रिक्वेस्ट आती है हम कोशिश करते हैं उसको फॉलो। देखें हमारा एक्चुअली 30 जून तक अगर मैं आपके साथ शेयर करूं इन पर्सन, तो हमारे तकरीबन 60 के करीब प्रोग्राम है। हम ऑलरेडी नेक टू नेक चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसा क्रिटिकल मामला आता है, जिस तरह डॉक्टर जावेद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये हमें गाय बगाए कहते रहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट एक मसला आ गया, फौरन इसके ऊपर करो, तो हम फौरन करने के लिए भी तैयार होते हैं। हम थोड़ा माइनर ट्विकिंग होती है हमारे वर्क प्लान के अंदर। सो वी आर रेडी टू डू वट एवर यू पीपल वॉन्ट फ्रॉम अस, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आप वो विजिट कर लें। इसके अलावा जो सिट्रस के अपकमिंग इवेंट होंगे उसमें आप जरूर आइएगा। आपको आपकी जो क्वेरीज लेमन के रिलेटेड होंगी, क्योंकि पेस्ट और डिजीज मिलती जुलती हैं सिट्रस के अंदर सारी, वो आपके साथ जरूर इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी। सिंध में जो है ना मार्केटिंग का बड़ा मसला है। आई मीन वी डोंट गेट द प्राइस। सर you'll definitely get what you want। उस जो आप हमारे प्रोग्राम्स में आए, इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और दूसरी ये जो आप कह रहे थे मैंगो मैनुअल, ये मैंने अपना वो क्लिक किया मगर वो डाउनलोड अपना नहीं हो रहा। अच्छा सर, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। नथिंग टू वरी ऑन दिस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ सर, रखे आप। राजा यासिर साहब आप बात करना चाह रहे हैं? सर आप कर लें, फिर हम कंक्लूड करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच अतोकर साहब, खावर साहब और PI की तमाम टीम, और ख़ास करके डॉक्टर तनवीर साहब ने बड़ा इंफॉर्मेटिव आज सेशन जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दी। उसमें मेरा एक डॉक्टर साहब से सवाल था छोटा सा कि ये जो हमारी जोनिंग है नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि हमारे मैंगो ग्रोअर हैं सारे, तो उसमें कौन सी वैरायटीज वो बेस्ट हैं, और इसके साथ ही कि आया सर्टिफाइड नर्सरीज जो हैं वो कौन सी, आया प्राइवेट कोई अच्छी नर्सरी है या सरकारी कोई अच्छी नर्सरी है, और इसका रूट स्टॉक से हम लें, गुठलियों से लें, जो प्लांट्स हैं वो बेहतर हैं, जो नर्सरी ग्रोअर हैं वो मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा? थोड़ा सा ये आप, अभी तो बहुत टाइम भी शॉर्ट है, तो बेशक नेक्स्ट कोई सेशन इसके ऊपर आप रख लें। थैंक यू वेरी मच। जी राजा साहब जरूर, थैंक यू वेरी मच। आपकी जो कमेंट है वो हमने नोट कर लिया सर। डॉक्टर साहब इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहेंगे जो इन्होंने राजा साहब ने क्वेश्चन किया है पुटवार रीजन के बारे में? डॉक्टर जी जावेद जी, साहब जो आप नॉर्थ साउथ है, जी जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही। तो ये जो रोज की डायरेक्शन है इसको नॉर्थ साउथ ही रखते हैं। तो ये जो नर्सरीज के हवाले से है, नर्सरीज जो हैं ये तकरीबन 15-20 के करीब रजिस्टर्ड नर्सरीज हैं। वैरायटीज जो हैं वो भी तकरीबन, जितनी कमर्शियल वैरायटीज मैंने अर्ज किया है वो सारी की सारी पंजाब सीड काउंसिल से, फेडरल से वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। और जब रूट स्टॉक की बात करें तो रूट स्टॉक जो है वो हम देसी या किसी भी वो सीडलिंग जो है वो मैंगो यूज करते हैं, वो सिंदरी का हो सकता है, चौंसे का हो सकता है, क्योंकि ये जो हाइब्रिड्स हैं इनमें जो भी निकलेगा वो देसी टाइप ही होता है। तो उसकी कोई ऐसी कबाहत नहीं है इस्तेमाल करने की, वो आप कर सकते हैं। उससे आप रूट स्टॉक बना सकते हैं। रूट स्टॉक बनाने के बाद आप जो बडवुड है वो रजिस्टर्ड वैरायटी की ही उसके ऊपर यूज करते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो नर्सरी फ्रूट प्लांट एक्ट है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, और वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मूवमेंट कि ये अनरजिस्टर्ड वैरायटीज जो हैं ये ना हमारे एरिया के अंदर हो। जो भी वैरायटी मिले किसान को, बागबान को, वो रजिस्टर्ड वैरायटी होनी चाहिए। तो ये हम यूज कर सकते हैं। ये हमारी डिपार्टमेंट की जो नर्सरी है, स्टेशन की जो नर्सरी है, ये भी सालाना 15-20 हजार पौधे जो है वो सेल करती है। उसके बाद मैंगो रिसर्च स्टेशन है, उसकी नर्सरी भी ऐसे ही है। प्राइवेट नर्सरीज हैं, वहाँ भी काफी हद तक कैपेसिटी है पौधों की, वो आप यूज कर सकते हैं। थैली वाली है, जमीन वाली है, ये सारी नर्सरीज अवेलेबल, किसी से भी आप पौधे ले सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन रजिस्टर्ड वैरायटी लाएं, मार्केट की वैरायटी लगाएं। ये ट्रेंड खत्म हो चुका है कि ये मुझे पसंद थी, मेरे अबा को पसंद थी, बाओ अजदाद को पसंद थी, ये गिफ्ट के लिए लगानी है। आपने मार्केट देखनी है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू ही यहाँ से की थी कि अडॉप्ट करें वैरायटी को एज ए बिजनेस मॉडल।
बाग की कोई अहमियत नहीं है, मेरा 30 किले का बाग है, मेरा 40 किले का बाग है, वैरायटी उसमें एक भी काम की ना हो, वो किसी खाते का नहीं है। कोशिश करें चाहे 5 किले का बाग हो, वैरायटी बिजनेस मॉडल पे लगी हो, वैरायटी मार्केट की डिमांड पे लगी हो, तो वो आपको पे ऑफ करे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और इसमें मेरा एक सवाल ये था कि जिस तरह चौसा का एक खास जोन है, सिंधड़ी का एक जोन है, ठीक है, इस तरह अनवर राठौर का भी आपके साउथ पंजाब में एक जोन है कि इस एरिया में होगा, तो इस तरह डिफरेंट जोन्स हैं, तो क्या उस हिसाब से वैरायटीज हमने डिफरेंशिएट की हुई हैं कि नॉर्थ टू साउथ हमारी कौन कौन सी वैरायटीज होंगी? सॉरी टू से ऐसी किसी किस्म की कोई जोनिंग नहीं है कि हम रिकमेंड करें कि यहाँ पे आपने सिंदरी लगाना है और नहीं लगाना। बाग के अंदर जो वैरायटीज हैं इस हिसाब से सर लगती हैं कि अर्ली वैरायटी जब हार्वेस्ट हो यू आर इन द बिजनेस, जब मिड वैरायटी हो देन भी आपकी एंट्रेंस जरूरी है, जब लेट वैरायटी हार्वेस्ट हो तो फिर भी जरूरी है। अब इनकी प्रोपोर्शंस हैं, अर्ली मिड लेट वैरायटीज की बाग के अंदर वो डिफरेंट ब्लॉक्स मेंटेन किए जाते हैं। कोई इलाका कोई लोकेलिटी सिंदरी के लिए चौसे के लिए मखसूस नहीं है कि ये इधर ही लगेगी, इससे बाहर नहीं लग सकती। ये तो मार्केट की अप्रोच है, आपने मार्केट की अप्रोच से चलना है। अब तो सिंध के अंदर भी आपको लेट वैरायटी सर मिलती है, एक वक्त था सिंदरी के सिवा और कोई वैरायटी नहीं मिलती थी। अब वहां पे भी ट्रेंड है, वहां पे भी सफेद चौसा के बागात लगना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए जब भी अडॉप्ट करें अर्ली मिड लेट वैरायटी जो है, ये 30% भी हम अगर कोशिश करें तो ये तीनों मिला के आपकी 100% हो जाती है। ये प्रॉपर थैंक रेशो यू। है जो आपने बाग के अंदर मेंटेन करनी है। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, थैंक उसमें आपकी विंडो भी बढ़ जाती है, सप्लाई विंडो भी बढ़ जाती है। आपका जो सीजन है वो 30 दिन में कंप्लीट नहीं होता, आपको 90 दिन या 100 दिन के लिए क्रॉप अवेलेबल होती है। तो ये बिजनेस आइडिया जिस तरह डॉक्टर साहब बार बार फरमा रहे हैं कि इसको एज अ बिजनेस जब लेके चलेंगे तो आप बेहतर मैनेज कर प्लान कर सकेंगे कि आपने 30 दिन की बजाय 70-80 दिन तक अपनी सप्लाई विंडो को कैसे मैनेज करना। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको नेचुरल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैरायटीज की उन्हीं के ऊपर जाना पड़ेगा, कीपिंग इन व्यू मार्केट डिमांड। कौन सी वैरायटीज जिनकी लोकल डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जरूरियात हैं या डिमांड्स हैं, और वो किस सीजन के अंदर नेचुरली वो फॉल कर रही हैं, उन चीजों को सामने रखते हुए आप अपनी पूरी ब्रैकेट को प्लान करते हैं कि मैंने जैकम जून से लेके 30 अगस्त तक कैसे इन चीजों को मैनेज करना है। दिस इज ऑल अबाउट योर ओन मैनेजमेंट। बाकी आम बाग या जो पौधा है उसके लिए नेचुरल रिक्वायरमेंट सारे बाग की, चाहे मिड सीजन है चाहे अर्ली सीजन है, वो आपने समझ के उसको ऐसे ही करना है जैसे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस होती हैं। डॉक्टर जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। बस आखिर में एक ही कमेंट करूंगा कि बागात आपके हैं, फ्रूट आपका है, ओनर्स आप लोग हैं, फायदा भी आप लोगों को होगा, खुदा ना खास्ता नुकसान भी आप लोगों को होगा। तो बेहतर है कि आप एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियंस है उनको मलहूज़े खातर रखते हुए अपने बागात को मैनेज करें। आज के दौर में अगर कोई चीज नहीं पता, आप लोगों को पता नहीं चल रही या आप तक नहीं पहुंची, तो यह बहुत सारा कसूर आपका अपना होगा, क्योंकि आज के दौर में इल्म जो है वो घर के दरवाजे तक पहुंच गया। जरूरत सिर्फ उसकी है कि हमने उसको उठा के अडॉप्ट कैसे करना है, समझना कैसे है और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे आने वाले इवेंट्स में टाइम निकाल के हमें ज्वाइन करें और अपने कमेंट से अपने फीडबैक से हमें जरूर नवाजें। आपकी बड़ी मेहरबानी जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुदा हाफिज।